स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 141 टू 150। पत्थर के जंगल में प्रवेश करना। टीम की गति में काफ़ी कमी आ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिनमो को तस्वीरों से मिली जानकारी को याद करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता था। बाकी लोग इसमें मदद नहीं कर सके और केवल चुपचाप किनारे खड़े होकर इंतजार करते रहे। हालांकि इस अनुभव के बाद उन सभी ने थोड़ा आत्मचिंतन किया। वे हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। अगर उन्होंने जाने से पहले लिनमो की तरह अपना होमवर्क कर लिया होता तो अब लिनमो ही अकेली मेहनत करने वाली नहीं होती। इस तरह 3 घंटे तक लड़खड़ाते रहने के बाद लिनमो ने सामने एक अजीब आकार की चट्टान को देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, हमारी किस्मत अच्छी है। अब मुझे पता है कि किस तरफ जाना है। इस चट्टान का आकार बेहद अनूठा था, इसलिए इसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अगर उसे सही से याद था तो यह चट्टान उस बिंदु से ज़्यादा दूर नहीं थी जहां से उन्होंने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये सुनकर रेन युवान और बाकी सभी को राहत मिली और उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। इससे पहले उन सभी को लग रहा था कि वे शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी ओर लिनमो मन ही मन खुश थी। सौभाग्य से उन्होंने तस्वीरें लेते समय विस्तृत नोट्स बनाए थे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी याददाश्त और भी गहरी हो गई। अन्यथा उनके लिए यहाँ तक पहुँचना वाकई आसान नहीं होता। समूह लगभग 20 मिनट और चलता रहा। यही है। लिनमो ने सामने जमीन पर बने एक छोटे से गड्ढे की ओर इशारा किया। जब दुवानमू ने पहली बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था तब उन्होंने इसे चाकू से खोदा था और अब ये बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वाह, अब हम आखिरकार जा सकते हैं। दुवानमू और इंतजार नहीं कर सका और छोटे गड्ढे की ओर चल पड़ा। बाकी लोग भी एक एक करके उस क्षेत्र में खड़े हो गए। 3 मिनट बाद वे सभी एक साथ अपने मन में गुप्त लोक छोड़ दो का जाप कर रहे थे। तुरंत ही हल्के बैंगनी रंग का भंवर के आकार का एक पोर्टल धीरे धीरे उभर आया। चल दर, लिनमो ने आवाज लगाई और पोर्टल में प्रवेश करने में सबसे आगे रही। फिर अगले ही पल वे उस प्राचीन वृक्ष के तने से बाहर निकले जो इतना मोटा था कि उसे घेरने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता थी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। जिस सूरज की रोशनी का लंबे समय से इंतजार था वह पत्तियों के बीच से छनकर आए और जमीन पर सुनहरे धब्बे बना दिए। उस चकाचौंध भरे रंग ने उन सबको बीते हुए युग की याद दिला दी। गुप्त क्षेत्र में 11 दिनों तक रहने के बाद भी पूरी टीम के साथ सुरक्षित बाहर आ पाना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लुओ चेंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और पास आ गया। नमस्कार निदेशक लुओ, समूह ने एक साथ उनका अभिवादन किया। लुओ चेंगफेंग मुस्कुराया और बोला, पहले थोड़ा आराम कर लो। मैंने अकादमी से संपर्क कर लिया है। तुम्हें वापस ले जाने वाला किंगमिंग क्रेन जल्द ही आ जाएगा। निर्देशक लुओ, क्या बाकी टीमें बाहर आ गई हैं? लिनमो ने पूछा। लुओ चेंगफेंग ने कहा, आप 14वीं टीम हैं जो बाहर हुई हैं। हालांकि आपकी टीम को मिलाकर केवल 9 टीमें ही बची हैं। बाकी सभी टीमों को कमोबेश नुकसान हुआ है। लिनमो ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि शेष 6 टीमों में से वह जानता था कि एक टीम निश्चित रूप से बाहर नहीं होगी। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद किंगमिंग क्रेन आ गई। समूह ने किंगमिंग क्रेन नामक जहाज पर सवार होकर 2 घंटे बाद किंगयुआन अकादमी में वापसी की। सामने के चौक पर उतरने के बाद रेन युवान और दुआनमू तुरंत ही अस्पताल की ओर चल पड़े। इसी बीच लिनमो और लिनरुयू सीधे ग्रेट शिया मॉल की ओर रवाना हो गईं। उन्हें सबसे पहले गुप्त क्षेत्र से प्राप्त लाभों से निपटना था। लिनमो इस तरह की चीज़ों से पहले से ही काफ़ी परिचित थी। सबसे पहले 49 खूंखार जानवरों के शव थे जो कुल 31 मिलियन में बिके। ये संख्या सुनकर लिनमो कुछ हद तक अवाक रह गई। ब्लू स्टार में पुनर्जन्म के बाद से उनके बैंक खाते में सबसे अधिक राशि लगभग 30 मिलियन थी। परिणामस्वरूप इस एक लेन देन से उतनी ही राशि जमा हो गई जितनी उसने लंबे समय में अर्जित की थी। हालांकि लिनरुयू इस मामले में काफ़ी शांत नजर आई और उन्होंने लिनमो को केवल इतना याद दिलाया कि धन बांटते समय कोई गलती न करें, क्योंकि इन 49 खूंखार राक्षसों में से 9 को रेन युवान और अन्य 2 के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में उसने और लिनमो ने जिन 18 खूंखार राक्षसों को मारा था उनके बदले में उन्हें बाकी तीनों को केवल 10-10% हिस्सा देना था। इसलिए यदि वह वितरण के दौरान सावधानी नहीं बरतता तो आसानी से गलतियां हो सकती थीं। ऐसा नहीं था कि उसे इस थोड़े से पैसे की परवाह थी। बात बस इतनी सी है कि अन्याय से स्वाभाविक रूप से नाराजगी पैदा होती है। 5 सदस्यीय टीम ने काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से सहयोग किया था। अगर पैसों को लेकर उनके बीच कोई दरार पैदा हो जाती तो यह फायदे से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता। लिनमो ने सिर हिलाया और फिर स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास को बाहर निकाला। आत्मा से संवाद करने वाली घास। लिनमो और लिनरुयू के साथ हुए लेन देन के लिए जिम्मेदार मॉल मैनेजर का नाम ली जुओ था। स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास को देखते ही वह तुरंत उत्साहित हो गया।
स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास जैसा स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना ग्रेटजिया मॉल जैसी जगह में भी अक्सर देखने को नहीं मिलता था। उसने लिन मो की ओर उत्सुकता से देखा। क्या आप इस स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास को मॉल में बेचने की योजना बना रहे हैं या इसे औषधि में परिवर्तित करने की? इसे परिष्कृत करके औषधि बनाओ, लिन मो ने बिना किसी झिझक के कहा। फिलहाल उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसके विपरीत स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास का पालतू जानवर के कौशल प्रवीणता स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का प्रभाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैनेजर ली जुओ के चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा झलक रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। इसे दवा में बदलना तो ठीक है, लेकिन मॉल एक निश्चित कमीशन लेगा, जो आमतौर पर तैयार दवा का एक हिस्सा होता है। लिन मो ने पूछा, एक स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से दवा के कितने भाग बन सकते हैं? मैनेजर ली जुओ ने कहा, स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास के शोधन के दौरान कुछ सहायक औषधियां मिलाई जाती हैं, इसलिए तैयार औषधि की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 9 से 12 भाग के बीच। ठीक है, लिन मो सहमत हो गई और उसने सीधे स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास सौंप दी। हालांकि स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास प्रवीणता स्तर को बढ़ा सकती है, लेकिन प्रत्येक पालतू जानवर इसे अधिकतम 2 बार ही ग्रहण कर सकता है और दूसरी बार इसका प्रभाव काफ़ी कम होगा। इसलिए भले ही मॉल एक हिस्सा काट ले, शेष राशि उसके लिए पर्याप्त होगी। मैनेजर ली जुओ ने सावधानीपूर्वक स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास ली और फिर लिन मो को एक वाउचर दिया। आप इस वाउचर के साथ 3 दिन में दवा लेने आ सकते हैं। ठीक है, लिन मो लिन रुयू के साथ ग्रेट शिया मॉल से निकल गई। जहां तक असेंशन ग्रास और लिंगशिन फल की बात है, उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला। एसेंशन ग्रास का संबंध शियाओबाई के विकास से था, इसलिए उसके लिए इसे बेचना असंभव था। जहां तक 8 लिंगशिन फलों की बात है, रेन युवान ने एक खरीदा। उसने अपने तीनों पालतू जानवरों में से प्रत्येक को एक एक दिया और एक लिन रुयू को दिया। इससे केवल 3 ही बचे। ये देखते हुए कि वह भविष्य में अन्य पालतू जानवरों को भी अनुबंधित कर सकता है, निश्चित रूप से वे बिक्री के लिए नहीं थे। हालांकि भले ही उन्हें बेचा नहीं जा सका, उन्होंने फिर भी मैनेजर ली जुओ से दोनों चीज़ों की कीमतों के बारे में पूछताछ की। एक लिंगशिन फल की कीमत 8 मिलियन थी और एसेंशन ग्रास की मौजूदा सूची कीमत 60 मिलियन थी। लेकिन ध्यान दें कि 60 मिलियन केवल एक सूची मूल्य था। वास्तविकता में बाजार में बिक्री के लिए कोई एसेंशन ग्रास उपलब्ध नहीं थी, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा मूल्य था जिसका कोई बाजार नहीं था। इसका मतलब यह था कि इस आरोहण घास का मूल्य केवल 60 मिलियन से अधिक होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार गुप्त क्षेत्र से लिन मो की टीम को प्राप्त कुल लाभ लगभग 150 मिलियन के बराबर था। यह आंकड़ा निश्चित रूप से बेहद चौंकाने वाला था। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को कई जन्मों में भी इतनी दौलत देखने का मौका शायद कभी न मिले। सौभाग्य से मुझे आरोहण घास दूसरों के साथ साझा नहीं करनी पड़ती, लिन मो ने मन ही मन सोचा। अन्यथा इस कीमत पर उसके कार्ड में मौजूद शेष राशि शायद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर उसने लिन रुयू को अकेले ही किंगयुआन अकादमी लौटने दिया, जबकि वह स्वयं बीस्टमास्टर एसोसिएशन के लिए रवाना हो गया। 10 दिन से अधिक समय बीत चुका था और उसे पता नहीं था कि उसके 2 इनामों के बारे में कोई खबर आई है या नहीं। बीस्टमास्टर एसोसिएशन शाम होने वाली थी, लेकिन जगह अभी भी लोगों के आने जाने से गुलजार थी। हॉल में पहुंचते ही लिन मो सीधे अपने इनामों की स्थिति की जांच करने के लिए पूछताछ टर्मिनल पर गया। फिर भी परिणाम निराशाजनक रहा। ग्रीन आर्मर टर्टल के विकास पथ के लिए रखे गए इनाम को अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके द्वारा घोषित किए गए दूसरे इनाम पर किसी ने प्रतिक्रिया दी थी। लिन मो ने कुछ देर गंभीरता से इस बारे में सोचा, फिर उसे याद आया कि इस इनाम में राजा बनने की योग्यता से संबंधित सुराग शामिल थे। पालतू जानवर का अंडा। दरअसल उसने यह इनाम लोगों को गुमराह करने के लिए यूं ही पोस्ट कर दिया था, उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार राजा स्तरीय योग्यता पालतू जानवरों के अंडे बेहद दुर्लभ थे, यहाँ तक कि कियान जैसी प्रांतीय राजधानी में भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस इनाम की उन्हें सख्त जरूरत थी उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, जबकि इस इनाम से उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ। उसने दूसरे पक्ष के जवाब पर क्लिक किया, जिसमें केवल 3 शब्द थे, मिलने के लिए उपलब्ध। इसे 3 दिन पहले यान कोड नाम वाले किसी व्यक्ति ने भेजा था। लिन मो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर सर्विस डेस्क की ओर मुड़ी और ली वेई को पाया। मैं एक निजी कमरा बुक करना चाहती हूँ। निजी कमरे बीस्टमास्टर एसोसिएशन द्वारा इनामों के लिए प्रदान की जाने वाली एक सहायक सेवा थी। बीस्टमास्टर एसोसिएशन के एक निजी कमरे में बैठक करने से सुरक्षा की उच्चतम गारंटी मिलती थी। कब के लिए? ली वेई ने पूछा। आज से 3 दिन बाद, लिन मो ने कहा। ठीक है। ली वेई ने जल्दी से कागजी कार्रवाई पूरी की और लिन मो को एक धातु का प्रवेश कार्ड दिया। ये प्रवेश कार्ड है, आप इसका उपयोग उस दिन किसी भी समय सीधे निजी कमरे में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। लिन मो ने सिर हिलाया, टर्मिनल पर वापस गई और यान को जवाब भेजकर 3 दिन बाद निजी कमरे में बैठक का समय निर्धारित किया।
हालांकि एक राजा स्तरीय योग्यता पालतू जानवर का अंडा वह चीज़ नहीं थी जिसकी वह तलाश कर रहा था, क्योंकि उसमें एक सुराग था। वह ये देखना चाहता था कि आखिर वह अंडा किस बारे में है। फिर उन्होंने बीस्ट मास्टर एसोसिएशन छोड़ दिया और किंग युआन अकादमी की ओर चल दिए। रास्ते भर वह इस बात पर नज़र रखता रहा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। वांग हाओ ने उस पर जो इनाम रखा था वह काफ़ी समय से जारी था, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। यही कारण था कि उन्होंने लिन रुयू को पहले अकादमी में वापस भेज दिया जबकि वे स्वयं अकेले बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में आए। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लिन रुयू प्रभावित हो। अकादमी में वापसी। लिन मो हु यान को रिपोर्ट करने गई। कम से कम तुम में इतनी तो अंतरात्मा थी कि तुम वापस आकर अपनी सुरक्षा की सूचना दी, बच्चे, हु यान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। यद्यपि अकादमी ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया, लेकिन अंदर मिलने वाले अवसर छात्र का अपना मामला था। अकादमी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सब काम खत्म करने के बाद लिन मो आखिरकार अपने छात्रावास में लौटा और अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वह लेटा, उसे सचमुच ऐसा लगा कि वह वहीं पड़ा रहे और फिर कभी न उठे। गुप्त क्षेत्र की 10 से अधिक दिनों की यात्रा। आज लगातार आने जाने से वह सचमुच थक गया था। ये शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि मानसिक थकावट थी। विशेष रूप से गुप्त क्षेत्र में रहने के दौरान टीम लीडर के रूप में उन्हें न केवल युद्ध में सदस्यों का नेतृत्व करना था, बल्कि टीम के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी थी। इस तरह की जिम्मेदारी उनके लिए वास्तव में काफ़ी दबाव वाली थी। यही एक कारण था कि वह हमेशा एक व्यक्ति की टीम बनने का प्रयास करता था। इस तरह उसे केवल खुद के लिए जिम्मेदार होना पड़ता था, जो कि बहुत आसान होता। अगले 2 दिनों के लिए लिन मो कक्षाओं में भाग लेने और आराम करने के अलावा कुछ नहीं करती थी। वह पुस्तकालय या प्रशिक्षण मैदान में नहीं गया, जिससे उसे आराम करने का अच्छा मौका मिला और उसकी आत्मा को अपनी चरम अवस्था में पूरी तरह से ठीक होने का अवसर मिला। तीसरे दिन लिन मो ने सबसे पहले ग्रेट शिया मॉल की यात्रा की और मैनेजर ली जुओ से स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से बनी प्रसंस्कृत औषधि प्राप्त की। वह भाग्यशाली था। इस बार कुल 11 हिस्से तैयार हुए, जिसे अपेक्षाकृत उच्च उपज माना गया। ग्रेट जिया मॉल द्वारा अपना एक हिस्सा लेने के बाद उन्हें 10 हिस्से मिले। फिर उसने अपने तीनों पालतू जानवरों की कौशल दक्षता की जांच की। पहले थे शियाओ बाय, स्टील्थ उन्नत, प्रवीण वाटर ब्लेड उन्नत, प्रवीण वाटर मिस्ट उन्नत, प्रवेश स्तर। वाटर मिस्ट को छोड़कर, जो देर से जागृत होने के कारण केवल प्रवेश स्तर तक ही पहुंचा था, अन्य 2 कौशल निपुण रैंक तक पहुंच चुके थे। विशेष रूप से वाटर ब्लेड दिनों की गणना करने पर ये 60 दिनों से अधिक समय से निपुण रैंक पर था और निपुणता से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगला जुआनवू था, टर्टल शेल एडवांस्ड एंट्री लेवल, वॉर्ड लीप एडवांस्ड अनइनिशिएटेड। वॉइड लीप अभी तक अप्रशिक्षित था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जुवानवू ने पहले ही अपनी सारी ऊर्जा टर्टल शेल का अभ्यास करने में खर्च कर दी थी। इसके टर्टल शेल कौशल रैंक को सुपर में पदोन्नत हुए 20 दिन से भी कम समय हुआ था। इतने कम समय में टर्टल शेल को शुरुआती स्तर तक प्रशिक्षित कर पाना अपने आप में काफ़ी अच्छा था। जहां तक वॉइड लीप की बात है, जुवानवू भी इसका अभ्यास कर रहा था। हालांकि एक ओर तो इसकी ऊर्जा सीमित थी और दूसरी ओर अंतरिक्ष तत्व कौशल अधिक कठिन थे, इसलिए यह अभी तक प्रवेश स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन लिन मो के अनुमान के अनुसार ये जल्द ही एंट्री लेवल तक पहुंच जाएगा। अंत में कुनपेंग था, विंड राइडिंग एडवांस्ड एंट्री लेवल, स्पेस स्प्लिटिंग क्लॉ एडवांस्ड, नौसिखिए विंड ब्लेड एडवांस्ड एंट्री लेवल। इन 3 कौशलों में से केवल 2 ही प्रवेश स्तर तक पहुंच पाए थे। रैंक। इसका मुख्य कारण ये था कि कुनपेंग को अंडे से निकले हुए बहुत कम समय हुआ था। कुनपेंग के अंडे से निकलने और शिशु अवस्था के चौथे चरण में पहुंचने के बाद से केवल लगभग 40 दिन ही बीते थे। इतने कम समय में इसकी 3 जन्मजात क्षमताओं में से 2 को प्रवेश स्तर तक प्रशिक्षित कर पाना अपने आप में बहुत प्रभावशाली था। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने तीनों पालतू जानवरों को दवा का एक हिस्सा खिलाया और फिर उन्हें आगे अभ्यास करने के लिए मुख्य कौशल निर्धारित किए। जियाओ बाई के लिए ये वाटर ब्लेड था, जुवानवू के लिए ये वॉइड लीप था, कुनपेंग के लिए ये स्पेस स्प्लिटिंग क्लॉ था। ऐसा नहीं था कि स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास का सेवन करने के बाद वे केवल एक ही कौशल का अभ्यास कर सकते थे, बल्कि स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास लेने के बाद दवा के प्रभाव की अवधि के दौरान पालतू जानवर की कौशल अभ्यास करने की दक्षता में काफ़ी वृद्धि होगी। इन परिस्थितियों में प्रत्येक कौशल का अभ्यास करने की तुलना में किसी एक कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक लाभदायी साबित हुआ। सरल शब्दों में कहें तो तीनों कौशलों का प्रवेश स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक कौशल का निपुण और 2 कौशलों का अज्ञानी स्तर पर होना जितना अच्छा नहीं था। तब लिन मो एक बार फिर बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में गई। उन्होंने सबसे पहले टर्मिनल की जांच की। यांत ने वास्तव में उसे जवाब दिया था और आज की बैठक के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। हालांकि दूसरे पक्ष ने समय रात 10 बजे निर्धारित किया। इससे लिन मो के चेहरे पर शिकन आ गई। जब तक उस समय बैठक समाप्त होगी तब तक आधी रात हो चुकी होगी।
अगर वह रात में पैदल चलकर अकादमी वापस जाता तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। आखिरकार, अगर वान हाओ द्वारा किराए पर लिए गए लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे तो रात का समय निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक होता, उसे सतर्क रहना ही था। लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद भी उसने वहीं रुककर उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। राजा जैसी योग्यता के संकेत पालतू जानवर का अंडा किसी भी बीस्ट मास्टर के लिए यह एक जबरदस्त आकर्षण का केंद्र था। उसके लिए भी यही बात सच थी। इस खबर के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाना उचित था। वह कुछ देर तक बीस्ट मास्टर एसोसिएशन हॉल में रुका रहा और ये देखते हुए कि अभी भी जल्दी थी, वह फिर से डेटाबेस में गया और बीस्ट मास्टर मूल्यांकन के बारे में जानकारी खोजने लगा। उनके लिए बीस्ट मास्टर मूल्यांकन में भाग लेने का दिन दूर नहीं था, इसलिए तैयारी के काम को एजेंडा में शामिल करना जरूरी था। वह रात करीब 10 बजे तक डेटाबेस में रहा। तभी लिनमो ने अपने पशु प्रबंधन कक्ष से एक हुड वाला लबादा निकाला और उसे पहन लिया और अपने चेहरे को ढकने के लिए एक मुखौटा लगाया। फिर अपने हाथ में मौजूद एक्सेस कार्ड का उपयोग करके संबंधित निजी कमरे में प्रवेश किया। गुप्त कमरे में रोशनी बहुत कम थी। लिनमो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही ताकि वह स्थिति को अच्छी तरह समझ सके। फिर धीरे धीरे उसे अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वह गुप्त कमरा बड़ा नहीं था, केवल लगभग 10 वर्ग मीटर का था। बिल्कुल बीच में एक मेज और 2 कुर्सियां थीं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर अपने शरीर को छिपाने के लिए अपने लबादे को ठीक किया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद 10:05 बजे गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। इसी तरह का एक व्यक्ति लबादा और मुखौटा पहने हुए अंदर आया और लिनमो के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अपने सुराग बताओ, लिनमो ने सबसे पहले कर्कश आवाज में कहा। अगर मैं सुराग दूं तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? लिनमो को आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ से वास्तव में एक महिला की आवाज आ रही थी। हालांकि आवाज थोड़ी अजीब थी, स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर बदला गया था। आपको इनाम मिलने से पहले मुझे जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी, लिनमो ने कहा। अगर आप जानकारी की पुष्टि करने के बाद इनाम देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे पक्ष ने कहा। ये सुनकर नकाब के नीचे छिपे लिनमो के चेहरे के भाव एक पल के लिए भावहीन हो गए। बीस्टमास्टर एसोसिएशन की पुरस्कार प्रणाली में एक संबंधित गारंटी सेवा भी थी। ये सेवा ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान न पहुंचे। यान द्वारा ऐसी बात कहना इस बात का संकेत था कि वह बीस्टमास्टर एसोसिएशन की पुरस्कार प्रणाली से परिचित नहीं थी। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह यान बहुत बुरा नहीं था या उसमें सामाजिक अनुभव की कमी थी। हालांकि लिनमो ने इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया। भगवान ही जाने कि क्या ये दूसरी पार्टी द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर जारी किया गया एक छलावा था। इस प्रकार उन्होंने इस यान को गारंटी सेवा का कार्य समझाया और फिर पूछा, अब क्या आप मुझे अपने सुराग बता सकते हैं? गारंटी सेवा के बारे में सुनकर यान एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, मुझे अभी इस बारे में सोचना है। चलो किसी और दिन मिलते हैं। इतना कहकर वह खड़ी हुई और तुरंत चली गई। लिनमो ने उसे नहीं रोका। यान के इस तरह प्रतिक्रिया देने की 2 संभावनाएं थीं। पहली बात तो यह है कि दूसरा पक्ष एक धोखेबाज था, जिसका जवाब फर्जी जानकारी देकर इनाम से वंचित करने का मात्र एक प्रयास था। दूसरे पक्ष को वास्तव में कुछ चिंताएं थीं। ये कौन सी चीज थी, इस बारे में वह अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था और उसे केवल उसकी बाद की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना पड़ सकता था। अगर उसके बाद वह गायब हो गई तो वह निस्संदेह एक धोखेबाज थी। लेकिन अगर उसने उससे दोबारा संपर्क किया तो दूसरी संभावना अधिक होगी। वह अगले 20 मिनट तक उस गुप्त कमरे में बैठा रहा। तभी लिनमो उठी और दूसरे दरवाजे से कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि उन्होंने बीस्टमास्टर एसोसिएशन नहीं छोड़ा बल्कि डेटाबेस में वापस लौट आए। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए रात में यात्रा करना खतरनाक था, इसलिए उसने यहीं रात भर रुकने की योजना बनाई। हालांकि ऐसा करना थोड़ा कायरतापूर्ण लग सकता था, लेकिन आधिकारिक बीस्टमास्टर बनने से पहले सावधानी बरतना निश्चित रूप से सही था। डेटाबेस कंप्यूटर पर बैठने के कुछ ही समय बाद लिनमो के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। कुनपेंग का स्तर बढ़ गया था। नाम कुनपेंग स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग। विशेषता हवा। योग्यता प्लेटिनम निम्न श्रेणी। रेस रैंक 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल पवन नियंत्रण उन्नत। प्रवेश स्तर अंतरिक्ष विभाजन पंजा उन्नत। अनभिज्ञ पवन ब्लेड उन्नत। प्रवेश स्तर। विकास क्रम किशोर 5वां चरण। 5वें चरण में कुनपेंग की लंबाई 1.5 मीटर और पंखों का फैलाव 3 मीटर से अधिक हो गया था। ये देखने में बेहद भव्य लग रहा था और अब वह छोटा सा जीव नहीं रह गया था जैसा पहले हुआ करता था। इससे लिनमो के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। इस विकास दर के अनुसार जब कुनपेंग शिशु अवस्था के स्तर 7 या 8 पर पहुंच जाएगा तो उसे उड़ान में ले जाने में सक्षम होना चाहिए।
तब तक उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे बुरी स्थिति में वह कुनपेंग पर बैठकर अपनी जान बचाकर भाग सकता था। जब तक दुश्मन के पास भी कुनपेंग के बराबर उड़ान गति वाला कोई पालतू जानवर न हो, उसे पकड़ने की कोशिश करना सरासर असंभव था। अगले दिन लिनमो अकादमी में ठीक उसी समय लौटी जब क्लास शुरू होने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने अकादमी के द्वार में प्रवेश किया, उसे रोक दिया गया। बी यूनजिंग, लिनमो ने अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को कुछ हैरानी से देखा। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ, बी यूनजिंग ने सीधे कहा। आज दोपहर 3 बजे तुम खाली होने चाहिए, है ना? एक चुनौती। लिनमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि बी यूनजिंग नवप्रमुख रैंकिंग के लिए एक चुनौती के बारे में बात कर रही थी। नवागंतुक रैंकिंग के नियमों के अनुसार रैंकिंग में शामिल छात्रों को हर महीने कम से कम 3 चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक माह की पहली 3 चुनौतियों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं आज़ाद हूँ, लिनमो ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर दोपहर 3 बजे फ्रंट प्लाजा एरेना में समय पर पहुंचना, वरना चूक हो जाएगी। इतना कहकर बी यूनजिंग मुड़ी और चली गई। लिनमो मुस्कुराए और कक्षा की ओर चलने लगी। उन पर बी यूनजिंग की काफ़ी गहरी छाप थी। उसका पालतू जानवर एक दुर्लभ बर्फ और पानी के दोहरे गुणों वाला 2 सिर वाला भेड़िया था। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान बी यूनजिंग के अंकों ने उन्हें नवागंतुक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचा दिया था। हालांकि चुनौती देने वाले गोशी से हारने और उन्हें चुनौती देने की योग्यता खो देने के कारण वह सीधे नवागंतुक रैंकिंग से बाहर हो गए थे। अब 1 महीने से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद वह सीधे तौर पर नंबर 1 को चुनौती दे रहा था और स्पष्ट रूप से पूरी तैयारी के साथ आया था। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब पहली नवागंतुक रैंकिंग स्थापित की गई थी तब जियाओबाई केवल स्तर 7 शिशु अवस्था में थे। अब जियाओबाई पहले ही स्तर 8 शिशु अवस्था में पहुंच चुके हैं। जब तक बी यूनजिंग का 2 सिर वाला भेड़िया परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच जाता, तब तक वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह कक्षा में लौट आया। पहली कक्षा की घंटी बिल्कुल समय पर बजी। हुयान दस्तावेजों का एक बंडल लेकर तेजी से अंदर चली गई। आगे की पंक्ति में बैठे छात्रों को दस्तावेज बांटने का इशारा करने के बाद हुयान ने अंत में कहा, ये पालतू जानवरों के विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं का पंजीकरण फॉर्म है। जब आपके पास समय हो तो इसे भरें और कुछ दिनों में मुझे सौंप दें। इसके बाद अकादमी आपके द्वारा भरी गई जानकारी का सारांश तैयार करेगी और आपकी ज़रूरत की सामग्री को सामूहिक रूप से खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगी। बेशक, यदि आप ये सामग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अकादमी को भुगतान करना होगा। लेकिन चूंकि यह सामूहिक खरीदारी है, इसलिए इसकी कीमत बाजार मूल्य से काफ़ी कम होनी चाहिए। इसे अकादमी द्वारा आपको प्रदान किए जाने वाले लाभों में से एक समझें। इसके अतिरिक्त कुछ सामग्रियां इतनी दुर्लभ हैं कि अकादमी के लिए भी उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने विकास पथों का चयन करते समय सावधानी बरतेंगे। अंततः विकास का वह मार्ग जिसकी शर्तें पूरी नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बेकार है। ये सुनकर सभी छात्रों ने अपनी सहमति व्यक्त की। हर बीस्ट मास्टर सबसे शक्तिशाली विकास पथ चुनना चाहता है, लेकिन हर किसी में विकास के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए विकास का मार्ग चुनते समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण दृष्टिकोण है। लिनमो ने बिना किसी झिझक के शियाओबाई के विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं को लिख लिया। उसने बहुत पहले ही शियाओबाई के विकास पथ को चुन लिया था और उसने उनमें से सबसे मुश्किल से मिलने वाली वस्तु आरोहण घास को पहले ही प्राप्त कर लिया था। यदि अकादमी अन्य वस्तुओं को एकत्रित कर सके तो परिपक्व अवस्था में प्रवेश करते ही शियाओबाई का विकास तुरंत शुरू हो सकता है। इसलिए जियाओबाई की तुलना में वह अब जुवानवु के साथ क्या करना है, इस बारे में अधिक चिंतित था। दिन गिनते गिनते जुवानवु परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश करने से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अब तक भी उन्हें जुवानवु के विकास का कोई मार्ग नहीं मिल पाया था। इससे वह गहन चिंतन में डूब गया। वह जुवानवु के विकास संबंधी डेटा को और कहाँ खोज सकता था। शुवानवु के विकास से संबंधित सामग्रियों के संदर्भ में लिनमो ने सचमुच हर संभव उपाय आजमा लिया था। वह अकादमी के पुस्तकालय में मौजूद हर तरह की सामग्री को पहले ही पलट कर देख चुका था। उन्होंने बीस्टमास्टर एसोसिएशन के डेटाबेस को भी कई बार आगे पीछे करके खोजा था, लेकिन नतीजा हमेशा कुछ भी नहीं होता था। हुयान के अनुसार यदि बीस्टमास्टर एसोसिएशन में भी सामग्री नहीं मिल सकती है तो इसका मतलब है कि इससे संबंधित विकास का मार्ग संभवतः इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए अब जब भी वह जुवानवु के विकास के बारे में सोचता था तो उसे थोड़ा उदास महसूस होता था। आखिरकार जुवानवु की वर्तमान जातिगत रैंक केवल प्रथम श्रेणी की निम्न रैंक थी, और जाति का दर्जा पालतू जानवर के बुनियादी गुणों और कौशल शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर जुवानवु की जाति का दर्जा नहीं बढ़ाया जा सकता तो भले ही वह अंतरिक्ष तत्व का प्राणी हो, फिर भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।
पालतू जानवर, यह अंतरिक्ष तत्वों में सबसे कमजोर श्रेणी में होगा। बिल्कुल, अंतरिक्ष तत्व में सबसे कमजोर प्राणी भी अन्य विशेषताओं वाले कई पालतू जानवरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन लिन मो को यह परिणाम नहीं चाहिए था। अंतरिक्ष तत्व पालतू जानवर अनगिनत बीस्ट मास्टर्स का सबसे बड़ा सपना थे। वे ऐसे खजाने थे जिनकी अनगिनत लोग कामना करते थे लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। उसने एक अंतरिक्ष तत्व प्राप्त कर लिया था। ये पालतू जानवर संयोगवश मिला था। अगर वह इसे सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष तत्व में विकसित नहीं कर पाता तो यह एक दिव्य उपहार की पूरी तरह से बर्बादी होगी। इसीलिए उन्होंने जुवानवू के विकास के मार्ग की खोज करना कभी नहीं छोड़ा था। बात बस इतनी सी थी कि अब तक सारे उपाय आजमा लेने के बाद भी कोई प्रगति न होने पर उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि कुछ समय के लिए आगे क्या करना है। लिन मो, मैंने सुना है कि बी यूनजिंग तुम्हें चुनौती देने वाली है। क्या ये सच है? इसी क्षण उसके बगल में खड़ी शाओ निंग ने उसकी बांह को हल्का सा धक्का दिया। लिन मो अचानक होश में आया और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बी यूनजिंग ने कक्षा में प्रवेश करने से ठीक पहले ही उसे चुनौती दी थी। तर्कसंगत रूप से ये खबर इतनी जल्दी नहीं फैलनी चाहिए थी। मुझे कैसे पता चला? बी यूनजिंग ने कुछ दिन पहले ही यह बात फैला दी थी कि वह तुम्हें चुनौती देने वाला है। अब तक तो पूरी अकादमी को शायद पता चल ही गया होगा, शाओ निंग ने कहा। लिन मो, ऐसा प्रतीत होता था कि बी यूनजिंग द्वारा उसे पहले रोकना पूर्व नियोजित था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज दोपहर बी यूनजिंग के साथ होने वाले उनके निर्धारित द्वंद्व युद्ध की खबर भी अब तक शायद फैल चुकी होगी। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वह बी यूनजिंग के विचारों का अंदाजा लगा सकता था। नवागंतुक रैंकिंग को अंतिम रूप दिए जाने पर सार्वजनिक रूप से हारने के अलावा और कुछ नहीं था जिससे उसकी कुछ प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। इसलिए उसने लिनमो को सार्वजनिक रूप से हराकर अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की उम्मीद की। यह एक उग्र स्वभाव वाले युवक का विशिष्ट व्यवहार था। वैसे देखा जाए तो वह खुद भी एक युवक था, लेकिन शायद दो जीवन जीने के कारण उनके काम करने का तरीका उनके साथियों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व और स्थिर था। यह अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी। इसका फायदा ये था कि वह आवेगी नहीं था, जिससे चीजें गलत होने की संभावना कम हो जाती थी। नकारात्मक पक्ष ये था कि उनमें कुछ जोश और युवावस्था का उत्साह कम था, जिससे वे थोड़े परिष्कृत प्रतीत होते थे। उन्हें वास्तव में ये राज्य बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि खतरों से भरी इस दुनिया में उसकी परिष्कृत बुद्धि एक युवक के उतावलेपन की तुलना में जीवित रहने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त थी। इसलिए उन्होंने इस बात को बदलने की योजना नहीं बनाई थी। तुम्हारा मतलब है उसने सचमुच तुम्हें चुनौती दी थी? शाओ निंग ने फिर से पूछा। क्योंकि उसे कोई निश्चित जवाब नहीं मिला था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। लिन मो ने सिर हिलाया। आज दोपहर 3 बजे फ्रंट स्क्वायर एरिना में। शाओ निंग चौंक गया। तुम पहले ही सहमत हो गए? यह क्या है? लिन मो को यह थोड़ा अजीब लगा। शाओ निंग की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही अतिरंजित लग रही थी। कुछ ही समय पहले बी यूनजिंग के 2 सिर वाले भेड़िए ने किशोर अवस्था के 9वें चरण में प्रवेश किया है और इसकी कौशल दक्षता भी निपुण स्तर तक पहुंच गई है, शाओ निंग ने कहा। तो बात ऐसी है। लिन मो का चेहरा शांत बना रहा। संभवतः यही कारण था कि बी यूनजिंग को उन्हें चुनौती देने का आत्मविश्वास मिला। आखिरकार लिन मो पहले ही 9वें चरण के एक किशोर प्रतिद्वंद्वी को हरा चुकी थी। 1 महीने से भी पहले गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट। अगर उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते नहीं होते तो उसे चुनौती देना सरासर अपमान मोल लेने जैसा होता। हालांकि शाओ निंग की खबर ने वास्तव में दोपहर की चुनौती के लिए उनकी उत्सुकता को थोड़ा और बढ़ा दिया। आखिरकार 9वें चरण के 2 सिर वाले भेड़िए की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी की तुलना में अधिक मजबूत थी। लिनमो की प्रतिक्रिया देखकर शाओ निंग ने समझदारी से और कुछ नहीं कहा। लिनमो के साथ इतने लंबे समय तक रहने के कारण उसे उसके बारे में कुछ समझ आ गई थी। स्पष्टतः लिनमो को इस चुनौती में जीत का पूरा भरोसा था, वह बस बेवजह ही उसके लिए चिंता कर रहा था। दोपहर के 3 बजे लिनमो अकादमी के फ्रंट स्क्वायर पर समय पर पहुंच गई, लेकिन चौक पर जो दृश्य देखा उसे देखकर वह एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया। प्लाजा के बीचों बीच स्थित अखाड़ा लोगों की कई परतों से घिरा हुआ था। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 1000 लोग मौजूद थे। उन्हें पता था कि बी यूनजिंग द्वारा खबर फैलाने के बाद लोग निश्चित रूप से देखने आएंगे, क्योंकि बी यूनजिंग यही प्रभाव चाहती थी, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ नवागंतुक रैंकिंग के लिए एक चुनौती थी। ये दृश्य वास्तव में थोड़ा अतिरंजित था। उन्होंने वहां मौजूद सभी छात्रों पर एक नज़र डाली। उनमें से अधिकतर नए थे, लेकिन कुछ वरिष्ठ छात्र भी थे। ये लिनमो है, लिनमो यहाँ है। जैसे ही वह चौक में दाखिल हुआ, किसी ने उसे पहचान लिया। आवाज सुनते ही वहां मौजूद भीड़ ने तुरंत रास्ता साफ कर दिया। धन्यवाद। लिनमो ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबकी निगाहों के सामने शांति से अखाड़े में कदम रखा। मैदान पर बी यूनजिंग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहा था। हालांकि वह पहले अपनी अवस्था को समायोजित करने के लिए पालथी मारकर ध्यान में बैठा था।
जब लिनमो अखाड़े में पहुंचा तभी वह खड़ा हुआ। आखिरकार तुम आ ही गए। अपने पालतू जानवर को बुलाओ। बोलते बोलते उसने सबसे पहले एक समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। लिनमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक समनिंग फॉर्मेशन बनाया और शियाओ बाई को बुलाया। जैसे ही शियाओ बाई अखाड़े में प्रकट हुआ, लिनमो पहले तो चौंक गया, फिर उसके होठों के कोने पर मुस्कान अपने आप आ गई। क्योंकि जिस समय उसने इसे बुलाया उसी समय जियाओ बाई का स्तर भी बढ़ गया। नाम: सफ़ेद बाघ भूत बाघ। विशेषता: जल। योग्यता: गोल्ड इंटरमीडिएट। रेस रैंक: 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल: चुपके से चलना उन्नत, निपुण जल ब्लेड उन्नत, निपुण जल धुंध उन्नत। प्रवेश स्तर: विकास क्रम: किशोर 9वां चरण। दिनों की गिनती करने पर पता चला कि शियाओ बाई को शिशु अवस्था के 8वें स्तर पर पहुंचे 25 दिन हो चुके थे, इसलिए अब अगले स्तर पर जाने का समय आ गया था। उसे बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह ठीक उसी क्षण होगा जब उसने इसे बुलाया था। 9वें चरण का शियाओ बाई अब 3 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 1.5 मीटर ऊंचा था, जो देखने में असाधारण रूप से राजसी लग रहा था। लेकिन अपनी सहज पारदर्शिता के साथ साथ अपनी भव्यता के कारण यह एक ऐसी सुंदरता का एहसास भी कराता था मानो इसे क्रिस्टल से तराशा गया हो। भव्यता और सुंदरता का सह अस्तित्व था, जिससे एक सचमुच अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। किशोर अवस्था का 9वां चरण। ये कैसे संभव है? 1 महीने पहले तक तो ये सिर्फ 7वें चरण में ही था। यह विकास की गति लगभग मू यूनिटिंग के बराबर पहुंच रही है। क्या लिनमो की प्रतिभा भी पेट बीस्ट के विकास को गति दे रही है? अखाड़े की लड़ाइयों को हुए अभी सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं। लेवल 7 शिशु अवस्था से लेकर 9वीं अवस्था तक ये तो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैंने सुना है कि लिनमो कुछ दिन पहले एक गुप्त लोक में गया था, उसे शायद विकास को गति देने का कोई अवसर मिला होगा। अखाड़े के नीचे मौजूद भीड़ ने संयोगवश शियाओ बाई को आगे बढ़ते हुए देखा और वे विस्मय बोध से भर उठे और जोर जोर से चर्चा करने लगे। उनकी नज़र में शियाओ बाई की विकास की गति वाकई अविश्वसनीय थी। और साथ ही साथ बी यूनजिंग का चेहरा पल भर में बेहद विकृत हो गया। बी यूनजिंग हमेशा से यह मानती रही थी कि लिनमो द्वारा मू यूनटिंग के सुनहरे धब्बेदार विशालकाय हाथी को हराने के 2 कारण थे। पहली बात तो यह है कि लिनमो की ताकत वाकई बहुत अधिक थी, विशेषकर उसके और उसके पालतू जानवर के बीच की मौन समझ। ये स्पष्ट था कि उसने ध्यान में बहुत प्रयास किया था। दूसरे, लिनमो के पालतू जानवर ने संयोगवश सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का मुकाबला किया। हालांकि सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी को आकार का बहुत बड़ा फायदा था, लेकिन उसके आकार के कारण वह बहुत अनाड़ी भी दिखता था। लिनमो का भूत बाघ न केवल फुर्तीला था बल्कि उसमें चुपके से चलने की क्षमता भी थी। इसे अनाड़ी पालतू जानवरों का स्वाभाविक दुश्मन कहा जा सकता है। इसलिए भले ही गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट को रैंक का फायदा था, लेकिन उसका लिनमो से हारना आश्चर्यजनक नहीं था। इन दोनों कारणों में से उन्हें लगा कि दूसरा कारण अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जब उसका 2 सिर वाला भेड़िया 9वें चरण में अपग्रेड हो गया तो उसने लिनमो को चुनौती देने की योजना बनाना शुरू कर दिया। एक और, उसके 2 सिर वाले भेड़िए का मुकाबला भूत बाघ द्वारा नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर उसे रैंक के मामले में काफ़ी फायदा था। इन दोनों कारकों को मिलाकर उन्हें लगा कि उनके जीतने की संभावना काफ़ी अधिक है। अगर वह लिनमो को हरा देता है तो वह तुरंत नवागंतुक रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएगा और अपनी पिछली शर्मिंदगी को मिटा देगा। इस चुनौती के लिए ये कहा जा सकता है कि वह लंबे समय से योजना बना रहा था। उसने न केवल पूरी तैयारी की थी, बल्कि उसने जानबूझकर खबर भी फैलाई थी। इस तरह जैसे ही चुनौती समाप्त होगी वह तुरंत अकादमी में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन मनुष्य योजना बनाता है, ईश्वर उसे पूरा करता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चुनौती शुरू होते ही लिनमो का पालतू जानवर वास्तव में लेवल अप हो जाएगा, और यह किशोर अवस्था के 9वें चरण तक भी पहुंच गया। इसका मतलब यह था कि रैंक का वह लाभ जिस पर वह जीतने के लिए निर्भर था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस लाभ के बिना उसे लिनमो को हराने का जरा सा भी भरोसा नहीं था। इसी वजह से उसके चेहरे पर इतना भयानक भाव था, क्योंकि अचानक उसके मन में एक ऐसी बात आई जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अगर वह ये चुनौती हार गया तो क्या होगा? पहले तो उन्हें लिनमो को हराने का पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। लेकिन अब ये सवाल अनायास ही उसके दिमाग में घूम रहा था और वह इसे दूर नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी जीत के लिए माहौल बनाने के उद्देश्य से इस चुनौती को लेकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। लेकिन अगर वह हार गया तो यह मुर्गी चुराने की कोशिश में चावल खो देने या पत्थर उठाने की कोशिश में अपने ही पैरों पर गिर जाने का एक क्लासिक उदाहरण होगा। वह तो इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या उसे चुनौती को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही यह विचार मन में आया उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। इतने सारे लोगों के देखते हुए अगर वह सीधे तौर पर हार मान लेता है तो ये कहना मुश्किल है कि ये लोग उसके बारे में किस तरह की अफवाहें फैलाएंगे। और यह भी संभव था कि अगर वह हार जाता तो उससे भी ज़्यादा बुरी अफवाहें फैलतीं।
इस बारे में सोचते हुए बी यूनजिंग ने गहरी सांस ली और फिर मन ही मन खुद को तसल्ली दी। भले ही लिन मो का पालतू जानवर 9वें चरण तक पहुंच गया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे हार जाऊंगा। बी यूनजिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, अपने बगल में खड़े 2 सिर वाले भेड़िए की ओर देखा और फिर लिनमो की ओर देखकर पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं, लिनमो ने कहा। तो अब मैं अपना कदम उठा रहा हूं। जैसे ही बी यूनजिंग ने ये कहा, उसके बगल में मौजूद 2 सिर वाला भेड़िया तुरंत लिनमो के भूतिया बाग की ओर दौड़ पड़ा। गर्जन। लिनमो के आदेश की आवश्यकता के बिना जियाओबाई ने धीमी दहाड़ मारी और स्टील्थ अवस्था में प्रवेश कर गया। इस समय आसपास मौजूद भीड़ की नज़रों से शियाओबाई पूरी तरह गायब हो चुका था। हालांकि लिनमो को शियाओबाई की स्थिति का स्पष्ट अंदाजा हो गया था। उसने देखा कि स्टील्थ मोड में प्रवेश करने के बाद जियाओबाई तुरंत अखाड़े के किनारे की ओर भागा और फिर किनारे के साथ साथ 2 सिर वाले भेड़िए के पीछे की ओर चक्कर लगाया। इस हरकत से लिनमो को थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि इन सभी गतिविधियों का नेतृत्व पूरी तरह से स्वयं शियाओबाई ने किया था। उन्होंने इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया था। पहले इन्हें पूरा करने के लिए उनके आदेशों की आवश्यकता होती थी। ऐसा लगता है कि लिंगशिन फल का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। लिनमो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और चुपचाप लड़ाई देखते रहने का फैसला किया। लिंगशिन फल का सेवन करने के बाद यह पहली बार था जब शियाओबाई किसी अन्य बीस्टमास्टर के पालतू जानवर से लड़ रहा था। वह ये भी देखना चाहता था कि जियाओबाई की बुद्धि में सुधार होने के बाद उसकी स्वायत्त युद्ध क्षमता किस हद तक विकसित हुई है। शियाओबाई को गायब होते देख हमला करने वाला 2 सिर वाला भेड़िया तुरंत रुक गया और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। इस समय इसके 2 सिरों का लाभ स्पष्ट हो गया, क्योंकि दोनों सिरों की चारों आंखें लगभग पूरे 360 डिग्री के दृश्य को एक साथ देख सकती थीं। जियाओबाई कहीं भी प्रकट हो, उसे तुरंत ढूंढ लिया जाएगा। 2 सिर वाले भेड़िए का लाभ काफी बड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में बिना किसी चूक के 360 डिग्री की सतर्कता के साथ लिनमो के घोस्ट टाइगर के लिए पहल करना बहुत मुश्किल होगा। अभी जब लिनमो के पालतू जानवर का अपग्रेड हुआ तो मुझे लगा कि लिनमो की जीत निश्चित है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस चुनौती का परिणाम वास्तव में अधर में लटका हुआ प्रतीत होता है। न केवल पहल करने का लाभ हाथ से निकल गया है, बल्कि उसे एक ही समय में 2 तरफ से हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थिति वास्तव में लिनमो के लिए कुछ हद तक प्रतिकूल है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अखाड़े के नीचे मौजूद दर्शक एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे। आखिरकार ये मुकाबला नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान के स्वामित्व से संबंधित था, इसलिए वे इस लड़ाई के परिणाम पर विशेष ध्यान दे रहे थे। मैदान पर जबकि 2 सिर वाला भेड़िया अपनी 360 डिग्री की सतर्कता बनाए हुए था, शियाओबाई ने अपनी पार्श्व गति रोक दी और उसका बाघ जैसा चेहरा झिझक से भरा हुआ था, मानो उसे पता ही न हो कि क्या करना है। ये भाव देखकर लिनमो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। एक बाघ का चेहरा जो झिझक से भरा हुआ था, चाहे आप उसे किसी भी तरह से देखें, वह भाव हास्यास्पद ही था। लेकिन तभी जियाओबाई हिल गया। वह 2 सिर वाले भेड़िए के थोड़ा और करीब गई और फिर सीधे पानी की तलवार से हमला कर दिया। स्विश। जल प्रहर की हवा को चीरती हुई आवाज गूंज उठी और 2 सिर वाले भेड़िए ने तुरंत इसे महसूस किया, फिर एक छलांग लगाकर चकमा दिया। वाटर ब्लेड का निशाना चूक गया और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। इसी दौरान जियाओबाई ने फिर से गुप्त अवस्था में प्रवेश किया और अपनी स्थिति बदलने लगी। ये देखकर लिनमो ने अपना सिर हल्के से हिलाया। अगर वह अभी कमान संभाल रहा होता तो वह पहले जल धुंध का उपयोग करके 2 सिर वाले भेड़िए की दृष्टि को अवरुद्ध कर देता और फिर जल ब्लेड से हमला करता। इस तरह 2 सिर वाले भेड़िए के 2 सिर होने की बात छोड़िए, 10 सिर भी बेकार हो जाएंगे। हालांकि जियाओबाई को एहसास हो गया था कि हमला चूक सकता है और इसलिए वह 2 सिर वाले भेड़िए के करीब चली गई, लेकिन वह जल धुंध का उपयोग करने के बारे में पूरी तरह से भूल गई। बेशक इसके बारे में न सोचना भी सामान्य बात थी। आखिरकार लिंगशिन फल का सेवन करने के बाद उसकी बुद्धि अन्य पालतू जानवरों की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी और अभी भी एक इंसान के स्तर से बहुत दूर थी। जब अखाड़े के नीचे मौजूद भीड़ ने यह दृश्य देखा तो वे अपने पहले के अनुमान के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। निश्चित रूप से 2 सिर वाले भेड़िए के सामने भूत बाघ का पहल लाभ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लिनमो इस समय वाकई मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2 सिर वाला भेड़िया बहुत फुर्तीला होता है, जिससे भूत बाघ के जल ब्लेड को उस पर मारना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत यदि भेड़िए के दोनों सिरों के हमले अच्छी तरह से समन्वित हों तो भूत बाघ के लिए उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नवागंतुक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कब्जा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ में चल रही चर्चाएं कभी तेज होती थीं तो कभी धीमी पड़ जाती थीं। उसी समय अखाड़े में मौजूद बी यूनजिंग भी बेहद उत्साहित थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। घोस्ट टाइगर के बारे में वह हमेशा से उसकी पहल करने की क्षमता के लाभ को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि इससे पहले सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी को भूतिया बाघ ने ठीक इसी तरह से परेशान किया था और उसे हरा दिया था।
उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि उनका 2 सिर वाला भेड़िया सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी के नक्शे कदम पर न चल पड़े। हालांकि जैसे ही 2 सिर वाले भेड़िए ने जल प्रस्फुटन को चकमा दिया, ये चिंता गायब हो गई। घोस्ट टाइगर की पहल का लाभ उसके खिलाफ बेकार साबित हुआ। उस स्थिति में उसके जीतने की संभावना काफी अधिक थी। लिनमो ने नीचे मौजूद भीड़ की बातचीत भी सुनी, हालांकि उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी तक जियाओ बाई ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। अभी अभी हुई यह झड़प असली लड़ाई से पहले का एक छोटा सा नमूना मात्र ही मानी जा सकती है। हालांकि बी युनजिंग के चेहरे के भाव देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। ये तो बस शियाओ बाई के एक हमले से बचना था, क्या इतना खुश होने की कोई ज़रूरत थी? अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने बी युनजिंग के विचारों पर अटकलें लगाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे मन में एक विचार के साथ शियाओ बाई को आदेश भेज दिया। अगले ही पल वूश 4 मीटर के दायरे में पानी की धुंध का एक विशाल गुब्बार उभरा, जिसने उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया जहां 2 सिर वाला भेड़िया स्थित था। इसके तुरंत बाद एक जल ब्लेड अचानक प्रकट हुआ और बिजली की तरह जल की धुंध में समा गया। स्क्वेल्च, गर्जन, काटने की जानी पहचानी आवाज और 2 सिर वाले भेड़िए की दर्द भरी चीख एक साथ गूंज उठी। बी युनजिंग, जो अपनी जीत दर में जबरदस्त वृद्धि की खुशी में डूबा हुआ था, अचानक होश में आया और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसका 2 सिर वाला भेड़िया आसानी से जल प्रस्फुटन से बच सकता था, तो फिर उसे चोट कैसे लगी? फिर अंततः उसने 2 सिर वाले भेड़िए को घेरे हुए जल धुंध के विशाल आवरण को देखा। ये घोस्ट टाइगर का नया कौशल है। बी युनजिंग के चेहरे पर सदमे के भाव साफ दिख रहे थे। हालांकि पालतू जानवरों के पास हर बार लेवल बढ़ने पर नए जन्मजात कौशल को जागृत करने का मौका होता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस दौरान अखाड़े के नीचे बैठे दर्शक भी चौंक गए। इससे वास्तव में एक नया कौशल जागृत हुआ। ये कैसी किस्मत है! धिक्कार है, मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही है कि मेरा चेहरा बैंगनी पड़ रहा है। अगर मेरा पालतू जानवर एक और कौशल जागृत कर पाता तो मैं सपनों से हंसते हुए जाग जाता। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह कौन सा कौशल है? ये वाटर मिस्ट है। इसके कवरेज क्षेत्र को देखते हुए ये एडवांस्ड श्रेणी का होना चाहिए और इसकी दक्षता पहले ही एंट्री लेवल तक पहुंच चुकी है। स्टील्थ, वाटर ब्लेड, वाटर मिस्ट। इस कौशल संयोजन को देखो, फिर मेरे वाले को देखो। धिक्कार है, तुलना करना कितना घृणित है। स्टील्थ से पहला वार करने का मौका मिलता है, वाटर ब्लेड से तीखा हमला किया जा सकता है और वाटर मिस्ट का इस्तेमाल आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। ये संयोजन वाकई एक बेहतरीन मेल है। अब घोस्ट टाइगर का पहल करने का लाभ वापस आ गया है। ये सिर्फ पहल की वापसी से कहीं अधिक है। मेरे विचार से अब इस मुकाबले में कोई सस्पेंस नहीं बचा है। लिनमो की जीत निश्चित है। सच है, वाटर मिस्ट कौशल के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 सिर वाले भेड़िए के कितने सिर हैं। वैसे देखा जाए तो बी युनजिंग वाकई बदकिस्मत है। पहली बार जब उसने लिनमो को चुनौती दी तो रणनीतिक गलती के कारण वह अपनी योग्यता खो बैठा और नवागंतुक रैंकिंग से बाहर हो गया। दूसरी बार संयोगवश उसका सामना लिनमो के पालतू जानवर से हो गया, जो उन्नत अवस्था में था और एक नया कौशल जागृत कर रहा था। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मुझे लगता है कि बी युनजिंग के पास और भी कम मौके हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ इस मामले पर गर्मागर्म बहस कर रही थी। जब लिनमो ने मू युनटिंग के सुनहरे धब्बेदार विशालकाय हाथी से लड़ाई की, तब तक उसने जल धुंध को जागृत नहीं किया था। इस प्रकार ये पहली बार था जब सभी को पता चला कि उसने एक नई क्षमता को जागृत कर लिया है। इस बदलाव के कारण सभी ने युद्ध के परिणाम पर एक बिल्कुल नया निर्णय लिया और सर्वसम्मति से यह मान लिया कि बी युनजिंग की हार निश्चित थी। इस समय बी युनजिंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। एक सेकंड पहले वह अभी भी अपनी जीत दर में जबरदस्त वृद्धि की खुशी में डूबा हुआ था। फिर अगले ही पल वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे हर कोई जीतने की कोई संभावना नहीं मानता था। इस भारी उलटफेर और अंतर ने उन्हें एक पल के लिए भी उबरने का मौका नहीं दिया। विशेषकर यह सुनकर कि उसकी हार निश्चित है, वह और भी अधिक दुखी महसूस करने लगा। वह भी हारा भी नहीं था और सब लोग पहले से ही इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर वह हार जाता तो क्या वह सबकी धूप में डूब नहीं जाता? ये सोचते ही बी युनजिंग ने गुस्से से दांत भींचे और ठंडी निगाहों से लिनमो को देखा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीतना ही था। इस विचार के साथ ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और 2 सिर वाला भेड़िया तुरंत जल धुंध से बाहर निकलकर लिनमो की स्थिति की ओर दौड़ पड़ा। अरे वाह, क्या बी युनजिंग लिनमो पर हमला करने की कोशिश कर रही है? नए खिलाड़ी रैंकिंग चैलेंज के दौरान बीस्टमास्टर पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने पर आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या बी युनजिंग पागल हो गई है? जल्दी जाओ और एक शिक्षक ढूंढो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी दर्शकों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए।
प्रशिक्षु पशु गुरुओं के बीच होने वाली लड़ाइयों में ये सामान्य नियम है कि कोई भी स्वयं पशु गुरु पर हमला नहीं कर सकता है। अकादमी में ऐसे नियम भी हैं जो नवागंतुक रैंकिंग चुनौतियों के दौरान बीस्टमास्टर पर हमले को प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन अब बी यूनजिंग ने सचमुच अपने पालतू जानवर को लिन मो पर हमला करने के लिए भेज दिया। यह एक स्पष्ट उल्लंघन था। मैदान पर 2 सिर वाले भेड़िए को अपनी ओर आते देख लिन मो ने भौहें चढ़ा लीं। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि बी यूनजिंग ऐसा कुछ करेगी। हालांकि वह घबराया नहीं। इसके बजाय एक विचार के साथ ही उसने जल्दी से शियाओ बाई को कई आदेश दिए। अगले ही पल उसके और 2 सिर वाले भेड़िए के बीच अचानक ही जल धुंध का एक विशाल पिंड प्रकट हो गया। जल की धुंध को देखकर 2 सिर वाला भेड़िया थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन तुरंत धुंध को पार करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। वूश! ठीक उसी समय अचानक आकाश से एक जल तलवार प्रकट हुई और दौड़ते हुए 2 सिर वाले भेड़िए की ओर उड़ने लगी। मुझे तुम्हारा इंतजार था, बी यूनजिंग ने धीमी सी चीख निकाली। 2 सिर वाला भेड़िया तेजी से दौड़ते हुए अचानक रुक गया। फिर बाईं ओर के भेड़िए के सिर ने अपना मुंह खोला और पानी की धार की ओर बर्फीली हवा का एक झोंका थूक दिया। फ्रॉस्ट ब्रेथ, ये बर्फ से संबंधित एक कौशल है जो दुश्मनों को अत्यधिक ठंड से जमा देता है। ये दुश्मनों को जमा सकता है या उनकी गति धीमी कर सकता है। जहां भी सांस गुजरती थी ऐसा लगता था मानो अंतरिक्ष भी जम गया हो। शियाओ बाई की जल तलवार भी पल भर में जमकर बर्फ की तलवार में बदल गई, जो फिर जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गई। एक ही समय पर 2 सिर वाले भेड़िए के दूसरे सिर ने भी अपना मुंह खोला और उसके सामने आधा फुट लंबा पानी का तीर संघनित होकर शियाओ बाई की ओर चला गया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। शियाओ बाई द्वारा जल तलवार चलाने से लेकर 2 सिर वाले भेड़िए के जवाबी हमले और जल तीर दागने तक केवल लगभग 2 सेकंड का समय बीता था। इस समय तक जियाओ बाई को स्टील्थ मोड में दोबारा प्रवेश करने का समय नहीं मिला था, इसलिए वाटर एरो आसानी से अपनी स्थिति पर स्थिर हो गया। आसपास मौजूद भीड़ ने आखिरकार इसी क्षण प्रतिक्रिया दी। बी यूनजिंग द्वारा 2 सिर वाले भेड़िए को लिन मो पर हमला करने के लिए भेजना महज एक छल था। उसका लक्ष्य शियाओ बाई को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करना और फिर हमले का मौका तलाशना था। मौजूदा हालात को देखते हुए ये साफ था कि शियाओ बाई इसके झांसे में आ गया था, लेकिन अगले ही पल उनकी यह सोच बदल गई, क्योंकि जिस समय जल तीर चलाया गया उसी समय जियाओ बाई ने अपनी स्थिति बदल ली थी और फिर सीधे जल ब्लेड से हमला किया। इतनी शांत प्रतिक्रिया देने की क्षमता से पता चलता है कि शियाओ बाई ने लंबे समय से यह अनुमान लगा रखा था कि प्रतिद्वंद्वी ऐसी कोई चाल चल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो लिन मो ने शायद बहुत पहले ही बी यूनजिंग की योजना का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह उसके साथ चला गया और बाजी पलट दी। 2 सिर वाले भेड़िए ने छलांग लगाई और जल प्रक्षेपास्त्र से बच निकला, लेकिन उसी समय जियाओ बाई एक बार फिर स्टील्थ मोड में चला गया और गायब हो गया। इससे बी यूनजिंग का चेहरा काफी बदसूरत दिखने लगा। अभी अभी अपनाई गई रणनीति उनके लिए पूरी तरह से प्रतिभा का चमत्कार साबित हुई थी। इसके बावजूद वह लिन मो को हराने में असफल रहा और उसे मुकाबले में जरा सा भी फायदा नहीं मिला। इससे उनकी निश्चित जीत का विश्वास एक बार फिर डगमगा गया। क्या उसके पास अभी भी जीतने का मौका था? बी यूनजिंग के पास आत्मसंदेह के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसके मन में ये विचार घूमने लगे, शियाओ बाई ने पहले ही एक और हमला कर दिया था। जल की धुंध का एक विशाल गुबार चुपचाप उभरा और 2 सिर वाले भेड़िए को घेर लिया। बी यूनजिंग होश में आए और अवचेतन रूप से 2 सिर वाले भेड़िए को बचने का आदेश दिया। 2 सिर वाले भेड़िए ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल धुंध से बाहर छलांग लगा दी। और जिस क्षण उसका सिर कोहरे से बाहर निकला, शश बगल से एक वाटर ब्लेड तेजी से आया और ठीक उसकी गर्दन पर जा लगा। 2 सिर वाले भेड़िए की उछलती हुई आकृति के साथ बहता लाल रक्त शून्य लोक में रक्त की एक धनुषाकार रेखा बिखेरता हुआ आगे बढ़ा। फिर अगले ही पल 2 सिर वाले भेड़िए की आकृति नीचे गिरी और तभी उसने दर्द से कराहते हुए एक दहाड़ मारी। जल प्रस्फुट से उसकी गर्दन पर आधा फुट लंबा घाव हो गया था। अब जब तक वह अपना सिर हिलाता उस घाव से असहनीय दर्द निकलता था। 2 सिर वाले भेड़िए की पीड़ा को महसूस करते हुए बी यूनजिंग के चेहरे पर बेबसी का भाव आ गया। हालांकि गर्दन की चोट के कारण 2 सिर वाले भेड़िए की युद्ध क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से काफी कम हो जाएगी। उसके लिए इस चुनौती को जीतना पहले से ही असंभव था। उसने दांत पीसते हुए लिन मो की ओर देखा और कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। अच्छा, लिन मो ने सिर हिलाया और अखाड़े में एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। शियाओ बाई धीरे धीरे सामने आया और दौड़ता हुआ लिन मो के पास वापस आ गया। ये देखकर बी यूनजिंग को थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ, क्योंकि इस समय शियाओ बाई की स्थिति 2 सिर वाले भेड़िए के ठीक बगल में थी, विशेष रूप से उस तरफ जहां गर्दन घायल थी। अगर उसने समय रहते हार स्वीकार नहीं की होती तो भूत बाघ के अगले हमले से उसके 2 सिर वाले भेड़िए को गंभीर चोट लगने की संभावना थी। तब तक 2 सिर वाले भेड़िए के लिए कुछ ही दिनों के आराम से उबरना संभव नहीं होता। इस दौरान
बी यूनजिंग को हार मानते देख वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ ने इस बारे में चर्चा शुरू कर दी। हालांकि मुझे बीच में ही अंदाजा हो गया था कि लिन मो जीत जाएगा, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से जीत जाएगा। ये वाकई आसान था। मुझे ऐसा लग रहा है कि भूत बाघ ने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई, फिर भी 2 सिर वाला भेड़िया पहले ही घायल हो गया है। 1 महीने पहले लिनमो का भूत बाघ 9वें रैंक के सुनहरे धब्बेदार विशालकाय हाथी से लड़ते हुए घायल हो गया था। लेकिन अब यह उससे भी अधिक शक्तिशाली 2 सिर वाले भेड़िए को बिना किसी खरोंच के हरा सकता है। शक्ति में यह वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये सुपर तेज है। मेरे विचार से जब तक कोई नया खिलाड़ी आधिकारिक बीस्टमास्टर नहीं बन जाता, लिनमो का नवागंतुक रैंकिंग में पहला स्थान निश्चित रूप से बना रहेगा। प्रति माह 3 मिलियन, प्रति वर्ष 36 मिलियन। लिनमो ने इतनी आसानी से धन में जबरदस्त उछाल हासिल कर लिया है। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या के सिवा कुछ नहीं है। ईर्ष्या +1 उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वैसे बी यूनजिंग अब भी बहुत लालची था। दरअसल उसकी ताकत के साथ नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 20 में आना उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उसे बस जिद्दी होकर लिनमो को चुनौती देनी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर वह शीर्ष 10 में शामिल लोगों को भी चुनौती देता तो मुझे लगता है कि उसके जीतने की संभावना काफ़ी अधिक होती, लेकिन उसने लिनमो से भिड़ने पर जोर दिया। ये तो सरासर अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण विकल्प है, ये कहावत निराधार नहीं है। अगर उसने किसी और को चुनौती दी होती तो वह इस महीने सूची में शामिल हो सकता था और उसके पास कम से कम लाखों डॉलर का इनाम होता। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी की चर्चाएं सुन रहा हूँ। बी यूनजिंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उन्हें पता था कि हारने के बाद लोग जरूर बातें करेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ये टिप्पणियां इतनी चुभने वाली होंगी। विशेषकर लालची, जिद्दी और अपने लिए मुसीबत मोल लेने वाला जैसे शब्द सुनकर उसके दिल में एक टीस उठी। क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि ये लोग जो कह रहे थे वह काफ़ी हद तक सही लग रहा था। हालांकि वह पहले गूशी से हार चुका था, लेकिन उसके और गूशी के बीच का अंतर वास्तव में उतना बड़ा नहीं था। अगर वह लड़ाई के दौरान थोड़ा और सतर्क रहता तो शायद वह हारता नहीं। या फिर अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो अगर उन्होंने गूशी को चुनौती नहीं दी होती, बल्कि शीर्ष 10 में से किसी और को चुनौती दी होती, तो उनके जीतने की पूरी संभावना होती। जब तक वह नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बना लेता तब तक लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन उसने लिनमो को चुनौती देने पर इतना जोर क्यों दिया? बी यूनजिंग खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उस समय वह क्या सोच रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह लालच से अंधा हो गया हो। ये सोचते ही बी यूनजिंग ने 2 सिर वाले भेड़िए को सीधे अपने पशु प्रबंधन क्षेत्र में वापस बुला लिया और तेजी से वहां से चली गई। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह वापस जाकर अपने पालतू जानवर का इलाज करेगा और फिर किसी और को चुनौती देगा। बी यूनजिंग के जाने के बाद लिनमो भी मुड़कर चला गया। जहां तक बी यूनजिंग के विचारों की बात है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने इस चुनौती को अकादमी के नियमों के कारण स्वीकार किया। उनके लिए यह महज एक छोटा सा अंतराल था। उनकी वर्तमान प्राथमिकता अभी भी जुवानवू के विकास का मार्ग खोजना थी। लेकिन इस बात का जिक्र होते ही वह थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि फिलहाल उसे यह पता नहीं था कि उसे कहाँ देखना चाहिए। ये तथ्य कि जुवानवू अंतरिक्ष तत्व का था अभी तक उजागर नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था। वह केवल धीरे धीरे अपने दम पर सुराग तलाशने की कोशिश कर सकता था। लिनमो, लिन रुयू की आवाज़ अचानक उसके पीछे से सुनाई दी। लिनमो ने पीछे मुड़कर देखा तो लिन रुयू मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। उस बेहद खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसका मूड तुरंत काफ़ी बेहतर हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं असल में आपको चुनौती स्वीकार करते देखने आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे देर हो गई और मैं देर से पहुंची। लिन रुयू आगे बढ़ी और स्वाभाविक रूप से लिनमो का हाथ पकड़ लिया। जो दर्शक अभी तक वहां से नहीं हटे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा और वे सभी ईर्ष्या से भर गए। वह खुद नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर है और उसकी प्रेमिका स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। यही तो जीवन में एक सफल व्यक्ति की परिभाषा है। ईर्ष्या के अलावा मुझे सच में नहीं पता कि क्या कहूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बातचीत सुनकर लिन रुयू ने मुस्कुराते हुए लिनमो की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, वे तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। लिनमो ने सीधे लिन रुयू की ओर देखा। उन्हें निश्चित रूप से होना चाहिए। लिन रुयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर शर्मा गई और लिनमो को मुक्का मारते हुए बोली, मुझे पहले कभी यह क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने वाकपटु हो। स्पष्टवादी और मीठी जुबान वाला। लिनमो ने शरारती अंदाज में लिन रुयू की ओर देखा और कहा, लगता है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। लिन रुयू, उसने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सामान्य शब्द का प्रयोग किया था। लिनमो के मुंह से निकलते ही ऐसा क्यों लगा जैसे उसके शब्दों का अर्थ ही बदल गया हो।
उसे पता था कि अगर वह लिनमो के साथ इस तरह की नोकझोंक जारी रखती है तो नुकसान उसी का होगा, इसलिए उसने विषय ही बदल दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। अंदाज़ा लगाओ क्या है। अरे वाह, लिनमो ने थोड़ा सोचा, तुम्हारा पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। तुम्हें कैसे पता चला? लिनरुयू चौंक गई, फिर बोली, अभी इस बारे में बात न करें। मैं जिस आश्चर्य की बात कर रही हूँ वह तुम्हारे बारे में है। अंदाज़ा लगाओ कि वह क्या है। मेरे बारे में। लिनमो के चेहरे के भाव बदल गए और उसका दिल अचानक 2 धड़कनें चूक गया। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। क्या ये ग्रीन आर्मर टर्टल के विकास पथ के बारे में है? लिनमो ने उत्साह और आशंका से भरी आवाज में पूछा। लिनरुयू को हरे कवच वाले कछुए के बारे में पता था। वह ये भी जानती थी कि वह लंबे समय से इसके विकास का मार्ग खोजने की कोशिश में परेशान था। हाल ही में ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह अपने लिए सुखद आश्चर्य कह सकता था। लिनरुयू ने सिर हिलाया और लिनमो को यूएसबी ड्राइव जैसी कोई चीज थमा दी। इसमें सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। तुम्हें ये कैसे मिला? लिनमो ने उत्सुकता से पूछा। ये जानना जरूरी था कि बीस्टमास्टर एसोसिएशन के डेटाबेस में भी यह जानकारी नहीं थी। मेरे चाचा के कुछ दोस्त सदियों पुराने परिवारों से हैं। उन्होंने उनसे अपने पारिवारिक इतिहास की जांच करने में मदद करने के लिए कहा है, लिनरुयू ने बेपरवाही से कहा। लिनमो ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में मौजूद छोटी सी यूएसबी ड्राइव का वजन 1000 पाउंड हो। 1 शताब्दी पुराने परिवार का तात्पर्य केवल उन परिवारों से नहीं था जो 100 वर्षों से अस्तित्व में थे, बल्कि ये ब्लू स्टार द्वीप पर स्थित कुछ प्राचीन परिवारों के लिए एक सामूहिक शब्द था। ब्लू स्टार के इतिहास में कई सुपर बीस्ट लहरें देखी गई थीं, इसलिए कई रिकॉर्ड अधूरे थे। हालांकि इन सदियों पुराने परिवारों का लंबा इतिहास, गहरी बुनियाद और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के अपने तरीके थे, इसलिए उनके पास कई ऐसी विरासतें और अभिलेख थे जो बाहरी दुनिया से लुप्त हो गए थे। लेकिन हर कोई ऐसे परिवारों से बात करने के लिए योग्य नहीं था। इसके अलावा उसे जो जानकारी चाहिए थी वह बाजार में उपलब्ध नहीं थी, वह खोए हुए रिकॉर्ड की श्रेणी में आती थी। भले ही लिनरुयू के चाचा के सदियों पुराने परिवारों के लोगों से संबंध रहे हों, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संभवतः एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। साथ ही इससे अप्रत्यक्ष रूप से उनका पिछला संदेह भी साबित हो गया। लिनरुयू का परिवार निश्चित रूप से चुवाननिंग जैसे छोटे शहर में सबसे धनी होने जितना साधारण नहीं था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप यूएसबी ड्राइव को रख दिया और बड़े ही सच्चे दिल से धन्यवाद कहा। आज से पहले उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस विकास पथ की वे इतने लंबे समय से बिना किसी परिणाम के तलाश कर रहे थे वह इस तरह प्राप्त होगा। लिनरुयू ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी, इतना अधिक कि उसे लगा कि वह उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, आपको मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा, लिनरुयू हंसते हुए बोली। ठीक है, लिनमो ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई और फिर लिनरुयू का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने ऐसा सिर्फ उसके मानसिक बोझ को कम करने के लिए कहा था। उन दोनों ने ग्रेट शिया मॉल में स्वादिष्ट लंच किया। दोपहर को लिनमो पुस्तकालय में छिप गया और लिनरुयू द्वारा दिए गए डेटा की जांच करने लगा। इस डेटा ने स्पेस एलिमेंट के लिए कुल 3 विकास पथ प्रदान किए। हरे कवच वाला कछुआ। विकास के तीनों मार्ग 3 स्तरों के अनुरूप थे, आसान, कठिन और अत्यंत कठिन। आसान मार्ग के लिए सामग्रियां आसानी से मिल जाती थीं, ये ऐसी सामग्रियां थीं जिन्हें पर्याप्त धन होने पर इकट्ठा किया जा सकता था। कठिन मार्ग के लिए 2 सामग्रियां अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं, लेकिन कुछ प्रयास करने पर उन्हें एकत्र करना मुश्किल नहीं होगा। अत्यंत कठिन मार्ग के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक असेंशन ग्रास जितनी दुर्लभ थी। इसे ढूंढने के लिए कुछ हद तक अवसर और भाग्य की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार तीनों पथ 3 अलग अलग विकास परिणामों का भी प्रतिनिधित्व करते थे। आसान मार्ग से विकास के बाद शक्ति सबसे कमजोर थी, जबकि अत्यंत कठिन मार्ग से विकास के बाद शक्ति सबसे मजबूत थी। इसलिए कौन सा रास्ता चुनना है, यह एक ऐसा विकल्प बन गया जिसका सामना लिनमो को करना पड़ा। इस परिणाम ने लिनमो को भी असमंजस में डाल दिया कि वह हंसे या रोए। जब विकास का कोई मार्ग नहीं था तो वह इस बात को लेकर चिंतित था कि उसे कैसे खोजा जाए। अब जब कई रास्ते थे तो वह इस समस्या से परेशान था कि किसे चुना जाए। लेकिन जल्द ही उसने इसका हल निकाल लिया। उन्होंने पहले कहा था कि वह ज़ुवानवू को सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष तत्व के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। पालतू जानवर होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे विकास का सबसे मजबूत मार्ग चुनना पड़ा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम निकोंग बेल को ढूंढना है। लिनमो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। निकोंग लता मुख्य सामग्री थी जिसकी दुर्लभता आरोहण घास के समान थी। यह ज़ुवानवू के विकास के लिए सबसे अपरिहार्य सामग्री भी थी। ये सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और ग्रेट शिया मॉल के मैनेजर ली जुओ को फ़ोन किया। श्रीमान लिन, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ?
मैनेजर ली जुओ का लहजा बहुत ही विनम्र था। हालांकि लिन मो एक छात्र था, वह ग्रेट शिया मॉल का गोल्ड मेंबर था। इसके अलावा उनके लिए लिन मो एक प्रमुख ग्राहक थे। आखिरकार स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास जैसी चीजें तो कोई भी आसानी से पैदा नहीं कर सकता था। मैनेजर ली, क्या ग्रेट शिया मॉल में निकोन वाइन मिलती है? लिन मो ने सीधे सीधे पूछ लिया। निकोन वाइन? मैनेजर ली जुओ पहले चौंक गए, फिर कड़वी हंसी हंसे। माफ कीजिए श्रीमान लिन, मैंने वह चीज़ 3 साल से नहीं देखी है। 3 साल? लिन मो ने भौहें चढ़ा लीं। ग्रेट शिया मॉल से प्रतिदिन गुजरने वाले सामान की मात्रा कोई छोटी संख्या नहीं थी। लेकिन मैनेजर ली जुओ ने भी इसे 3 साल से अधिक समय से नहीं देखा था, जिससे पता चलता है कि निकोन की बेल कितनी दुर्लभ थी। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। तो क्या आप जानते हैं कि मुझे निकोन वाइन कहाँ मिल सकती है? यह श्रीमान लिन, मैं शेख ही नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर ग्रेट शिया मॉल में भी यह नहीं मिलता है तो इसे कहीं और मिलने की संभावना और भी कम है। मैनेजर ली जुओ एक पल के लिए रुके। अगर आपको वाकई ज़रूरत है तो आप बीस्टमास्टर एसोसिएशन में इनाम घोषित करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद कोई आपको कुछ सुराग दे सके। हालांकि आजकल इनाम के प्रस्तावों पर काफ़ी धोखेबाज मौजूद हैं। आपको दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए ताकि आप धोखाधड़ी का शिकार न हों। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। लिन मो ने फ़ोन रख दिया और फिर से गहरी सोच में डूब गई। निकोन लता जैसी कोई चीज़ अनमोल थी और बाजार में उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी के पास ये होता भी तो वे इसे आसानी से तब तक नहीं दिखाते जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। इसलिए इनाम घोषित होने के बावजूद इसे ढूंढने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। अगर यह वाकई में काम नहीं करता है तो मुझे डर है कि मुझे इसे जंगल में ही ढूंढना पड़ेगा। लिन मो ने मन ही मन हिसाब लगाया। आज बाजार में बिकने वाले अधिकांश स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने गुप्त लोकों और जंगली क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। निकोन लता जैसी दुर्लभ सामग्रियों के विकास के लिए अत्यंत सख्त परिस्थितियां आवश्यक थीं। इसलिए जब तक किसी को ऐसी जगह मिल जाती थी जो इसके विकास की परिस्थितियों के अनुकूल हो, तब तक निकोन बेल को ढूंढना संभव था। बेशक ये सिर्फ एक संभावना थी। वास्तव में इसे पाया जा सकेगा या नहीं, ये तो किस्मत पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बात की बात थी, जब कोई और विकल्प न हो तो यही अंतिम उपाय था। आखिरकार जंगल का वातावरण कोई मजाक नहीं था, एक छोटी सी गलती से भी जान जा सकती थी। इसलिए फिलहाल उनका इरादा पहले अन्य चैनलों से शुरुआत करने का ही था। उदाहरण के लिए किंगयुआन अकादमी की एकीकृत खरीद या प्रबंधक ली जुओ द्वारा सुझाए गए अनुसार इनाम घोषित करना। ये सोचते ही वह तुरंत कक्षा में लौट आया, कुछ दिन पहले हुयान द्वारा दिए गए फॉर्म को निकाला और उसमें निकोन की बेल जोड़ दी। किंगयुआन अकादमी की आपूर्ति का एक हिस्सा सीधे राज्य द्वारा आवंटित किया गया था। इसलिए हालांकि निकोन की बेल मिलने की संभावना कम थी, फिर भी कोशिश करना उचित था। 3 दिन इसी तरह बीत गए। बीस्टमास्टर एसोसिएशन में संदेशों की जांच करने का दिन फिर से आ गया। लिन मो ने हिसाब लगाया कि उसके इनाम की घोषणा के बाद से 6 सप्ताह या 1.5 महीना बीत चुका था। हालांकि अब उसका विकास पथ पूरी तरह से तय हो चुका था, फिर भी वह सुबह सुबह ही बीस्टमास्टर एसोसिएशन के लिए निकल पड़ा। वह देखना चाहता था कि क्या उस यान के पास कोई नया जवाब है। आखिरकार चूंकि यह राजा के स्तर की योग्यता वाले पालतू जानवर के अंडे से संबंधित था, इसलिए वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने सचमुच जवाब दिया। क्वेरी टर्मिनल पर प्रदर्शित जानकारी को देखकर लिन मो कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। यान ने 2 दिन पहले उसे एक नया जवाब दिया था, जिसमें दोबारा मिलने के लिए कहा गया था, और संयोग से मुलाकात का समय आज ही था। इस तरह से देखने पर इस यान के धोखेबाज होने की संभावना अधिक नहीं होनी चाहिए। लिन मो ने मन ही मन बुदबुदाते हुए ब्लैक टोर्टोइस के विकास पथ के लिए इनाम रद्द कर दिया और फिर निकोन वाइन को खोजने के लिए एक इनाम दोबारा पोस्ट किया। इस इनाम के लिए वह गुमनाम नहीं रहा, क्योंकि निकोन लता के अंतरिक्ष तत्व के विकास के अलावा भी कई उपयोग थे। पालतू जानवरों के मामले में इसका उपयोग चिकित्सा में भी किया जा सकता था, इसलिए ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसके पास अंतरिक्ष तत्व है। पालतू जानवर। फिर वह एक बार फिर बीस्टमास्टर एसोसिएशन के डेटाबेस में लौटा और बीस्टमास्टर मूल्यांकन से संबंधित जानकारी खोजने लगा। वह शाम 8 बजे तक काम करता रहा। तभी उसने अपना लबादा और मुखौटा पहना और यान के साथ तय किए गए गुप्त कमरे में पहुंचा। गुप्त कमरे के अंदर यान पहले से ही वहां बैठकर इंतजार कर रही थी। लिन मो सीधे आगे बढ़ी और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। यान ने सीधे कहा, मैंने हमारे बीच आपसी अविश्वास की समस्या को हल करने का एक तरीका सोच लिया है। मैं ध्यान से सुन रही हूँ, लिन मो ने कहा। यान ने कहा, पहले मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए, क्या आप राजा स्तर की योग्यता की तलाश कर रहे हैं? क्या आप पालतू जानवर के अंडे से खुद अनुबंध बना सकते हैं? हाँ, लिन मो ने सिर हिलाया। दरअसल इस समय उसके पास पालतू जानवरों की कमी नहीं थी, इसलिए अनुबंध करना है या नहीं, ये पालतू जानवर की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा। हालांकि
यान को इन विवरणों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे सीधे इसे स्वीकार कर लिया। यान की आवाज़ में हल्की सी मुस्कान आई, तो मेरा तरीका काम करेगा। आपको बीस्टमास्टर एसोसिएशन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, है ना? लिन मो के मुखौटे के नीचे उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम पालतू जानवर का अंडा सीधे मुझे बेचना चाहते हो? यान ने सिर हिलाते हुए कहा, पालतू जानवर का अंडा मेरा नहीं है। मैं बस एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो इसे बेचना चाहता है। अगर आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं तो मैं उस व्यक्ति से संपर्क कर सकती हूं और उनसे इस अंडे को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए कह सकती हूं। आप दोनों खुद ही लेन देन पूरा कर सकते हैं। जहां तक इनाम की रकम का सवाल है, मैं विक्रेता से कीमत में 10 लाख और जोड़ने के लिए कहूंगा। इस तरह दोनों पक्षों के हितों की पूरी तरह से गारंटी दी जा सकेगी। लिन मो को यह बात माननी पड़ी। यान का तरीका वाकई बहुत अच्छा था। बीस्टमास्टर एसोसिएशन की एस्क्रो सेवा के बिना भी ये दोनों पक्षों के हितों को सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपके इस तरीके से सहमत नहीं हो सकता। क्यों? यान ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं इसे वहन नहीं कर सकती, लिन मो ने स्पष्ट रूप से कहा। ब्लू स्टार के पशुपालन युग में प्रवेश करने के इतने वर्षों बाद बाजार में पालतू जानवरों के अंडों की कीमतें मूल रूप से पारदर्शी हो गई थीं। स्वर्ण श्रेणी पालतू जानवरों के अंडों की शुरुआती कीमत 5 मिलियन थी। प्लेटिनम ग्रेड की कीमत 50 मिलियन से शुरू होती है। हीरे की ग्रेडिंग 500 मिलियन से शुरू होती है। किंग लेवल की शुरुआत 5 अरब से हुई। योग्यता के प्रत्येक उच्च रैंक के लिए कीमत 10 गुना बढ़ जाती थी। इसके अलावा ये तो केवल शुरुआती कीमतें थीं, वास्तविक लेन देन मूल्य इससे कहीं अधिक होगा। फिलहाल तो उनके लिए 5 अरब तो दूर की बात है, वे 500 मिलियन भी पैदा नहीं कर सकते। हालांकि अगर वह 5 अरब डॉलर भी पैदा कर सकता तो भी वह एक पालतू जानवर का अंडा खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करता, क्योंकि उन्होंने प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम कराया था। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता तब तक कांस्य प्रतिमा भी कौशल वह अपने पालतू जानवर को पालकर राजा के स्तर तक पहुंचा सकता था। उसका काला कछुआ इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। जब काले कछुए को पहली बार अनुबंधित किया गया था तब उसकी योग्यता सबसे निचले कांस्य स्तर की थी। पहले ये निम्न श्रेणी का था, लेकिन अब इसे रजत निम्न श्रेणी में पदोन्नत कर दिया गया है और इसमें लगातार सुधार होता रहेगा। इसलिए उनके लिए उच्च योग्यता प्रमाण पत्र खरीदने के लिए इतनी अधिक कीमत खर्च करना उचित नहीं था। पालतू जानवर के अंडे रखना वास्तव में एक बहुत ही व्यर्थ व्यवहार था। यही कारण था कि जब उसने इनाम की घोषणा की तो उसने पालतू जानवर के अंडे को सीधे खरीदने की कोशिश करने के बजाय केवल सुराग के लिए इनाम की पेशकश की। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि पालतू जानवर की प्रारंभिक योग्यता जितनी हो सके उतनी अधिक होगी। आखिरकार प्रतिभा संवर्धन में भी समय लगता है, लेकिन शर्त यह थी कि लागत उनके द्वारा उचित समझे जाने वाली सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसलिए यान का तरीका उनके लिए पूरी तरह से अव्यावहारिक था। लिन मो की बातें सुनकर यान एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते तो आपने सुरागों के लिए इनाम क्यों घोषित किया? मैं सुरागों के लिए इनाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लिन मो ने न्यायपूर्वक कहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो पालतू जानवर के अंडे के लिए सीधे इनाम घोषित करना ज्यादा आसान होता। मैं तुम्हें बिचौलिए की फीस क्यों कमाने दूं? यान, ये बात तो काफी तर्कसंगत थी। वह सचमुच अवाक रह गई। तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इतना कहकर यान तुरंत उठ खड़ा हुआ और चला गया। लिन मो ने हल्की सी हंसी दी और जाने के लिए खड़ी हो गई। हालांकि राजा के स्तर की योग्यता से वंचित पालतू जानवर का अंडा होना बड़ी अफसोस की बात थी, उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे देर सवेर एक मिल ही जाएगा। फिर लिन मो सोचने लगा कि क्या उसे जानकारी जुटाने के लिए पूरी रात यहीं रुकना चाहिए या रात भर में ही किंगयुआन अकादमी वापस लौट जाना चाहिए। उसे नहीं पता था कि ऐसा उसकी अत्यधिक सावधानी के कारण था या नहीं। वांग हाओ द्वारा उस पर घोषित इनाम में अब तक कोई हलचल नहीं दिखी थी। इससे उसे ये भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह जरूरत से ज्यादा संदेह कर रहा है और क्या वांग हाओ ने वास्तव में उस पर इनाम रखा है। लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद भी उसने जानकारी जुटाने के लिए पूरी रात यहीं रुकने का फैसला किया। सावधानी बरतने में ही भलाई है। अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर और औपचारिक बीस्ट मास्टर के बीच बिल्कुल अंतर था। औपचारिक रूप से बीस्ट मास्टर बनने से पहले अगर किसी को मौका मिलता तो उसकी लगभग निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती, इसलिए उसे अत्यधिक सतर्कता बरतनी पड़ती थी। और ठीक उसी समय लिन मो ने डेटाबेस में प्रवेश किया। बीस्टमास्टर एसोसिएशन के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर एक सड़क के कोने पर सूट पहने और ब्रीफकेस लिए 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जो साधारण कार्यालय कर्मचारी प्रतीत हो रहे थे, इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे। वह लड़का फिर से पूरी रात जागकर पढ़ाई नहीं करेगा, है ना? बाईं ओर खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था और जो कुछ हद तक धूप से झुलसा हुआ लग रहा था। पूरी संभावना है।
हरे भूरे रंग का सूट पहने दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ये लड़का तो बस एक छात्र है, इससे निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। गहरे नीले रंग का सूट पहने वह व्यक्ति कुछ चिड़चिड़ा था। बहुत सतर्क, बहुत अनुभवी, वह बिल्कुल भी युवा नहीं लगते। हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने भी शिकायत करने से खुद को नहीं रोका। वे काफी समय से छुपकर लिन मो का पीछा कर रहे थे। जब भी लिन मो किंगयुआन अकादमी से बाहर निकलता, वे लोग मौके की तलाश में छिपकर उसका पीछा करते, लेकिन हर बार उन्हें कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता था। दिन के समय वे बिल्कुल भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं करते थे। शहर के भीतर स्थित एक उन्नत पशु प्रशिक्षण अकादमी के छात्र की हत्या करने पर न तो किंगयुआन अकादमी और न ही कियान शहर के अधिकारी उन्हें आसानी से बख्शेंगे। जब तक वे कोई भी सुराग छोड़ जाते, उनका पीछा दुनिया के कोने कोने तक किया जाता। इसलिए हमला करने का सबसे उपयुक्त समय रात का था। अंधेरे की आड़ में कार्रवाई करना कहीं अधिक सुविधाजनक था और सबूत छोड़ने की संभावना भी बहुत कम थी। लेकिन लिन मो ने उन्हें रात में कभी मौका नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा होता, वह पूरी रात बीस्टमास्टर एसोसिएशन में ही रहता, जिससे उन दोनों को बेहद निराशा होती थी। अब हम क्या करें? गहरे नीले रंग के सूट वाले व्यक्ति ने पूछा। रुको, हल्के भूरे रंग के सूट वाले व्यक्ति ने कहा। शेर को भी कभी कभी झपकी आ जाती है। वह अभी जवान है, मुझे नहीं लगता कि वह हमेशा इतना सतर्क रह सकता है। लिन मो को गली के कोने पर हुई हर घटना की जानकारी नहीं थी। अगली सुबह वह समय पर किंगयुआन अकादमी लौट आया और कक्षा शुरू होने से ठीक पहले कक्षा में प्रवेश किया। बॉस लिन, आप आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। आप किस काम में व्यस्त हैं? शाओ निंग ने उत्सुकता से पूछा। पास ही में मौजूद दुवानमू और कोंग जिहाओ ने भी ये सुनकर आगे की ओर झुककर देखा। वे चारों एक ही छात्रावास में रहते थे, लेकिन हाल ही में लिन मो ने कई रातें घर से बाहर बिताई थीं। बीस्टमास्टर मूल्यांकन की तैयारी कर रहा हूं, लिन मो ने कहा। वह सचमुच हाल ही में बहुत व्यस्त थे। तरह तरह के मामले सामने आते रहते थे और वह लगातार इधर उधर भागते रहते थे। लेकिन अब तक वे अन्य मामले लगभग समाप्त हो चुके थे। उनका अगला ध्यान शियाओ बाय और जुवानवू के विकास के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने के साथ साथ बीस्टमास्टर के मूल्यांकन पर होगा। ओह हाँ, तुम्हारा पालतू जानवर पहले ही किशोर अवस्था के 9वें चरण में पहुंच चुका है। अब तैयारी करने का समय आ गया है, शाओनिंग ने कहा। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप परीक्षा पास कर लेंगे? दुवानमू ने पूछा। पालतू जानवर का परिपक्व अवस्था में पहुंचना बीस्टमास्टर मूल्यांकन में भाग लेने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। हालांकि हर वह प्रशिक्षु पशु स्वामी जिसका पालतू पशु परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, मूल्यांकन में सफल नहीं हो सकता। बीस्टमास्टर मूल्यांकन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: बुनियादी डेटा परीक्षण, सैद्धांतिक मूल्यांकन और व्यावहारिक युद्ध मूल्यांकन। यदि इनमें से कोई भी मानक को पूरा करने में विफल रहता है, तो संपूर्ण मूल्यांकन को असफल माना जाता है। और एक बार मूल्यांकन में असफल हो जाने पर दूसरी बार प्रयास करने से पहले कम से कम 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए एक प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक के लिए पहले प्रयास में ही सफल होना सबसे अच्छा परिणाम है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लिन मो ने कहा। बुनियादी डेटा परीक्षण मुख्य रूप से यह जांचता है कि पालतू जानवर के विभिन्न गुण परिपक्व अवस्था के मानकों तक पहुंच गए हैं या नहीं। पालतू जानवर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण डेटा पालतू जानवर का ऊर्जा मूल्य है। इस ऊर्जा मूल्य को सरल शब्दों में एक जादूगर के माना के रूप में समझा जा सकता है। यह इस बात से संबंधित है कि एक पालतू जानवर कितनी बार अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। सामान्य तौर पर जब तक किसी पालतू जानवर का ऊर्जा मूल्य उसे लगातार 30 से अधिक बार एक ही कौशल का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है, तब तक उसे मानक के अनुरूप माना जाता है। जहां तक शियाओ बाई की बात है, वह लंबे समय से लगातार 30 से अधिक बार वाटर ब्लेड को रिलीज करने में सक्षम रहा है। फिर सैद्धांतिक मूल्यांकन था। मूल्यांकन का यह भाग सीधे बीस्टमास्टर को लक्षित करता है। वह हाल ही में इसके लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा था और मूल्यांकन का समय आने तक वह पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अंत में व्यवहारिक युद्ध मूल्यांकन था। उन्हें अभी तक मूल्यांकन की विशिष्ट विषय वस्तु का पता नहीं था। कहा गया था कि परीक्षा के दौरान लॉटरी निकालकर इसका निर्णय किया जाएगा। हालांकि लड़ाई का प्रकार चाहे जो भी हो, वह आत्मविश्वास से भरा रहता था। आखिरकार शियाओ बाई की युद्ध क्षमता तो वहीं मौजूद थी और कई वास्तविक लड़ाइयों के माध्यम से इसका परीक्षण पहले ही हो चुका था। इसलिए उसे बीस्टमास्टर परीक्षा पास करने का पूरा भरोसा था। कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैं भी सहमत हूँ। +2 दुवानमू और बाकी दोनों ही लालसा से भरे हुए थे। उन तीनों में से दुवानमू सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसका पालतू जानवर अभी केवल 6ठे स्तर की शिशु अवस्था में था, परिपक्व अवस्था से अभी काफी दूर था। लेकिन बॉस लिन, आपको आजकल सावधान रहना चाहिए, शाओनिंग ने उसे याद दिलाया। मैंने सुना है कि मू युनटिंग का पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। साथ ही नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 में कई लोगों के पालतू जानवर किशोर अवस्था के 9वें चरण में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द लोग तुम्हें चुनौती देंगे।
ये परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। लिन मो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मु यूनटिंग की प्रतिभा पालतू जानवरों के विकास को गति देने में सहायक थी, इसलिए उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनका पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मु यूनटिंग के पालतू जानवर का परिपक्व अवस्था में प्रवेश करना उसके लिए खतरा पैदा करता है। अगर मु यूनटिंग अब उन्हें चुनौती दे तो शायद उन्हें सीधे हार स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी प्रगति में भी तेजी लानी होगी। लिन मो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उन्हें नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर 3 मिलियन मासिक पुरस्कार खत्म हो जाता तो उन्हें निश्चित रूप से इसका दुख होता। गुप्त क्षेत्र से प्राप्त लाभों का अधिकांश हिस्सा आरोहण घास और लिंक्शिन फल था, जिनमें से किसी को भी उसने भुनाया नहीं था। बाकी रकम विशियस बीस्ट्स की बिक्री से मिली थी। दुवानमू, रेन युवान और अन्य लोगों के साथ इसे बांटने के बाद उसके पास केवल लगभग 10 मिलियन ही बचे थे। अपनी शुरुआती लगभग 20 मिलियन की रकम को मिलाकर अब उनके पास कुल मिलाकर 30 मिलियन से अधिक की रकम हो गई थी। इसलिए उनके लिए प्रति माह 3 मिलियन की आय कोई छोटी रकम नहीं थी। ठीक तभी स्कूल की घंटी बजते ही हुयान तेजी से कक्षा में दाखिल हुई। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले दिए गए फॉर्म नहीं भरे हैं वे जल्दी से उन्हें भर लें। क्लास के बाद मुझे सौंप दें। इसके अतिरिक्त वार्षिक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पिछले वर्षों की प्रथा के अनुसार प्रत्येक अकादमी 2 टीमें बनाएगी, एक नवागंतुक टीम और एक वरिष्ठ टीम। हमारी अकादमी की नवोदित टीम का चयन आमतौर पर नवोदित रैंकिंग के आधार पर सीधे किया जाता है। इसलिए जो छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और खुद को योग्य समझते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अन्य छात्रों को चुनौती देनी चाहिए ताकि वे चयन का अवसर न चूकें। शिक्षक हूँ, इस वर्ष की प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? एक छात्र ने पूछा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान प्रतियोगिता को ब्लू स्टार पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक भव्य आयोजन कहा जा सकता है। निष्पक्षता और न्याय पर जोर देने के लिए इसे हर साल एक अलग स्थान पर आयोजित किया जाता था। अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, हुयान ने कहा। प्रतियोगिता 3 महीने में होगी। स्थान की पुष्टि संभवतः 1 महीने के भीतर हो जाएगी। इनामों के बारे में क्या? शाओनिंग ने गपशप भरे लहजे में पूछा। उसी समय अन्य छात्र भी जिज्ञासा से भरे चेहरों के साथ हुयान को देख रहे थे। राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन के रूप में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान प्रतियोगिता के पुरस्कार अत्यंत उदार थे। उदाहरण के लिए पिछले साल के चैंपियनशिप पुरस्कार में 1 अरब चीनी युआन और पवित्र वसंत बपतिस्मा का एक अवसर शामिल था। 1 अरब चीनी युआन पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन पवित्र वसंत ऋतु में बपतिस्मा के अवसर की तुलना में ये कुछ हद तक महत्वहीन प्रतीत हुआ, क्योंकि 1 अरब चीनी युआन टीम के सदस्यों के बीच बांट दिए गए थे, जबकि पवित्र वसंत ऋतु में बपतिस्मा देने से पालतू जानवर का विकास हो सकता है। ऐसा कहा जाता था कि पालतू जानवर का रैंक चाहे जो भी हो, पवित्र झरने के बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद वह थोड़े समय के भीतर एक बार विकसित हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि पालतू जानवरों के विकास के लिए आवश्यक कुछ संसाधनों की कीमतें बेहद अधिक थीं। उदाहरण के लिए एसेंशन घास और निकोंगलता। यदि किसी को पवित्र वसंत ऋतु में बपतिस्मा लेने का अवसर मिल जाए तो ये स्वर्गारोहण घास को बचाने के बराबर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आरोहण घास को खोजने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा की बचत हुई। इसलिए पवित्र वसंत ऋतु में बपतिस्मा प्राप्त करने का यह अवसर सभी बीस्ट मास्टर्स के लिए एक सपना था। पुरस्कारों का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है, हुयान ने कहा, लेकिन पिछले अनुभव के आधार पर यह निश्चित रूप से पिछले साल से बुरा नहीं होगा। ये शब्द बोलते ही सभी छात्रों की आंखें चमक उठीं, लेकिन इसके तुरंत बाद कई लोगों ने निराशा में फिर से अपना सिर झुका लिया। उनके पास तो प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए इन पुरस्कारों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसके विपरीत लिन मो की आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं। किसी पालतू जानवर का विकास एक बार की घटना नहीं थी। उदाहरण के तौर पर जुवानवू को लें, एक बार विकसित होने पर ही उसकी जाति का दर्जा केवल दूसरे स्तर तक ही बढ़ पाएगा। यदि वह इसमें और सुधार करना चाहता है तो उसे दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक विकसित होने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करनी होगी। और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष तत्व को विकसित करने के लिए पालतू जानवर के रूप में उसने विकास का सबसे कठिन मार्ग चुना था। इसका ये भी मतलब था कि जब भी जुवानवू विकसित होता, उसे सामग्री का मिलना बेहद मुश्किल होने की समस्या का सामना करना पड़ता। यही बात जियाओ बाई के लिए भी सच थी। इसलिए अगर उसे पवित्र प्रकाश से बपतिस्मा लेने का अवसर मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि उसे 2 बार सामग्री खोजने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए आकर्षण बहुत अधिक था, इसलिए उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 141 से 150 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।